Hello, my ninjas. Welcome to ICSE वाला क्लास 9th and 10th. My name is उपासना मोंगिया and I'm your biology mentor. आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा वन शॉट जो हमारा जल्दी रिकैप सीरीज चल रहा है, क्विक रिवीजन सीरीज चल रहा है. हम आ गए हैं हमारे ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के ऊपर एंड उसका पहला चैप्टर हम स्टार्ट करें, दैट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से आते हैं एंड सारे ही चैप्टर्स वैसे तो इंपॉर्टेंट है बट ये जो हाईली वेटेज वाले चैप्टर्स है उसमें से एक है. थोड़ा लेंदी भी है बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहीं समझ लोगे, जल्दी से रिवाइज कर लोगे तो इंपॉर्टेंट चीजें तुम्हारी हो जाएंगी. ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर द सर्कुलेटरी सिस्टम. वन शॉट होने वाला है, इट विल बी अ वन शॉट. बट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके सिस्टम के बारे में. मतलब ये दो तरीके के सिस्टम होते हैं, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. यहाँ डायग्राम दिख रहा है तुमको ओपन और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में. वैसे तो इसमें से मैंने क्वेश्चंस नहीं देखे हैं बट स्टिल यू शुड नो. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो सेल्स होते हैं ना वो डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में होते हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन चीजें आती हैं. सिस्टम है, जैसे कि सिस्टम में हार्ट आएगा, ब्लड वेसल्स आएंगी और ब्लड आएगा. तो ब्लड जो है वो डायरेक्टली सेल्स के कांटेक्ट में है. यहाँ पर खाली जगह बनती है जिसको हम लैक्यूना या फिर साइनसिस बोलते हैं. ठीक है, ओपन कैविटी है साइनस. क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है सेल्स के. ब्लड जो है वो बेटा डिफ्यूजन की हेल्प से सारा सामान ले रहा है. बेसिकली ब्लड वेसल से, ये ब्लड वेसल्स है ब्लू कलर की यहाँ जो दिख रही है तुमको डायग्राम में, तो यहाँ से सामान निकलता है और बॉडी के सेल्स के पास जाता है. ठीक है, तो इसीलिए इसको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं. यहाँ कोई एम्प्टी स्पेसेस नहीं है. प्लस क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में कैपिलरीज होती हैं. कैपिलरीज आर फॉर्म्ड. ब्लड वेसल का तीसरा टाइप होता है जैसे आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज. तो जो कैपिलरीज है वो इसमें प्रेजेंट है. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में कैपिलरीज एब्सेंट होती है. ठीक है, तो ये तो एग्जाम्पल भी देख लो एक बार. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में हम आ जाते हैं. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में बेटा मोस्टली एनेलिड्स आ जाते हैं एंड जो तुम्हारे बहुत सारे ऐसे आर्थ्रोपोडा हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स हैं, उनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. नाउ अगर हम बात करें ब्लड की, दीज आर द फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड. ब्लड कैसा होता है? ब्लड कभी रुकता नहीं है, हमेशा काम पर होता है, हमेशा ऑन ड्यूटी. ब्लड इज नेवर स्टेशनरी. ब्लड नेवर स्टॉप्स. अगर ब्लड के कलर की बात करें तो अगर ब्लड में ऑक्सीजन है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है तो वो ब्राइट रेड कलर देता है, ब्राइट रेड कलर. और अगर उसके अंदर CO2 है तो वो डार्क रेड कलर देता है. ठीक है, CO2 वाला ब्लड डार्क रेड दिखेगा. वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो एक एडल्ट के अंदर लगभग 5 लीटर ब्लड होता है बेटा. ठीक है, मेल्स में थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फीमेल्स बिकॉज ऑफ द बॉडी साइज, बट ऑन एन एवरेज 5 लीटर्स इज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड. टेस्ट की बात करें तो थोड़ा सा सॉल्टिश होता है. ठीक है, अगर तुमने कभी टेस्ट किया हो तो थोड़ा सा नमकीन होता है बेटा हमारे ब्लड का स्वाद. और अगर इसके पीएच की बात करें तो इट इज वेरी क्लोज टू न्यूट्रल, 7.3 to 7.45. तो थोड़ा सा अल्कलाइन साइड बट वैसे न्यूट्रल रहने की ही कोशिश करता है. हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अलावा और भी फ्लूइड्स होते हैं. उन फ्लूइड्स को लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं. टिश्यू फ्लूइड को इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं. ये वो फ्लूइड होता है जो बॉडी के सेल्स के आसपास होता है. लिम्फ जो है वो ब्लड में से ही निकला हुआ एक फ्लूइड है, तो ये लिम्फ मैं तुमको लास्ट में पढ़ाऊंगी. ठीक है, टिश्यू फ्लूइड भी तुमको तभी समझ में आ जाएगा. अब आ जाओ आगे तुम कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के ऊपर. पहले ब्लड की ही बात कर लेते हैं. ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड मतलब ब्लड के अंदर है क्या क्या. कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, तो ब्लड को बेटा अगर तुम ब्लड को देखोगे तो इसके अंदर एक तो है इसका फ्लूइड मैट्रिक्स. ब्लड पानी की तरह है ना, तो पानी किसकी वजह से है? इसके अंदर होता है प्लाज्मा. प्लाज्मा की वजह से ब्लड पानी फॉर्म में होता है. प्लाज्मा के अंदर क्या होगा? पहले तो प्लाज्मा 55% है. इसके अंदर बेटा 90% तो वाटर है, 8% प्रोटीन्स हैं. प्रोटीन्स कौन कौन से होंगे? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ठीक है, फाइब्रिनोजेन, ये सारे इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं. और बचे हुए 2% के अंदर छोटी मोटी चीजें आ जाती, जैसे आयंस आ गए, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, ठीक है, क्लोराइड आयंस, H+ आयन, बहुत सारे आयंस होते हैं जो ब्लड में घूम रहे होते हैं. उसके अलावा कुछ मिनरल्स लगा लो, ठीक है, आयंस एंड मिनरल्स. कुछ सॉल्ट्स लगा लो बेटा, हॉर्मोन्स लगा लो. ये सारी चीजें बहुत छोटे छोटे अमाउंट में ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है, बेसिकली प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है. अब देखो
दूसरा क्या है, दूसरा पोर्शन होता है एलिमेंट्स। इसी को सेल भी बोल सकते हैं या फिर इन्हीं को कॉर्पसल्स भी बोलते हैं, कॉर्पसल्स। 45% हिस्सा होगा ये ब्लड का। और 3 तरीके के होते हैं, एक होंगे रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ही रेड कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑक्टोपस का अगर तुम ब्लड देखोगे दैट इज ब्लू इन कलर, क्योंकि उनके अंदर हीमोसाइनिन होता है, कॉपर होता है। हमारे ब्लड में आयरन होता है, तभी बोलते हैं आयरन की कमी से खून की कमी हो जाती है, तो आयरन खाया करो। आयरन के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, वो इसीलिए दिए जाते हैं कि खून की कमी पूरी हो सके। रेड ब्लड सेल्स के बाद आ गए व्हाइट ब्लड सेल्स, WBCs। ये अलग 5 अलग वैरायटी के होते हैं, ठीक है, इनको भी हम पढ़ेंगे। तो जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं इनको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। बेटा के और सी दो अलग अलग तुमको स्पेलिंग मिलेंगी, ठीक है, दोनों ही स्पेलिंग सही है। रेड ब्लड सेल्स को हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, एरिथ्रो मतलब रेड, साइट्स मतलब सेल, तो ये रेड ब्लड सेल्स का एक फैंसी नेम है। तीसरी चीज होती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ये नाम तुमने सुना होगा डेंगू फीवर में। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, ये इनका फैंसी नेम है, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। अब तीनों का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, तीनों का एक पर्पस है। हीमोग्लोबिन जो है वो रेड कलर तो देता है, साथ ही साथ इसका फंक्शन क्या है, हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो हाई बाइंडिंग एफिनिटी, एफिनिटी क्या होता है कि मतलब ये किसके साथ जल्दी से बॉन्ड बना लेगा, जल्दी से किसको अपने साथ बिठा लेगा, दैट इज डन बाय हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बहुत जल्दी बाइंड करता है। मान लो तुम सामने बहुत सारी गैसेस रख दोगे तो ऑक्सीजन को सबसे ज्यादा बाइंड करेगा। एक ऐसी गैस होती है, जहरीली गैस होती है, विच इज कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। तो CO से सबसे ज्यादा बाइंड करता है, फिर सेकेंड नंबर पे ऑक्सीजन आती है, फिर CO2 आता है। अगर ये CO के साथ बाइंड कर गया हीमोग्लोबिन तो बेटा हम सफोकेशन से मर जाएंगे। मान लो इस कमरे के अंदर अगर बहुत ज्यादा CO गैस आ जाती है, सो द पर्सन कैन डाई ऑफ सफोकेशन, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ ना बाइंड करके CO के साथ बाइंड कर रहा है, ठीक है। जब ऑक्सीजन या हीमोग्लोबिन CO के साथ बाइंड करता है तो इसको हम कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, विच इज हाईली पॉइजनस, ठीक है। जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है हीमोग्लोबिन तब हम इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब CO2 के साथ बाइंड करता है तब हम इसको कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं। बेटा अमाइन ग्रुप हेल्प करता है जुड़ने में, ठीक है, हीमोग्लोबिन। पूरी स्पेलिंग लिख लेना तुम लोग, ठीक है। साइड साइड में छोटे छोटे नोट्स बनाते रहो। अगर तुमने कभी भी नोट्स नहीं बनाए हुए इस चैप्टर के, नोट्स बना चुके हो तो फिर अपने नोट्स खोलकर बैठो और जल्दी से मेरे साथ इसको रिवाइज कर लो। रेड ब्लड सेल्स सबसे ज्यादा अमाउंट में होते हैं, ठीक है, 4.5 मिलियन टू 5.5 मिलियन इन पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड, यानी कि बहुत कम मात्रा में अगर हम देखें ब्लड पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड अगर हम लें तो उसमें 4.5 टू 5.5 मिलियन, यानी कि कितना हो गया, 1 मिलियन 10 लाख है ना, तो 40 लाख से 50 लाख लगभग, ठीक है। WBCs की अगर हम बात करें तो WBCs कम होते हैं, WBCs बहुत जल्दी मर भी जाते हैं। इनका जीवन जो होता है बेटा 5 दिन के अराउंड ही होता है, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स का जो जीवन होता है वो 120 दिन का होता है। WBCs जो हैं 5,000 टू 11,000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड, जिसकी भी मैं अमाउंट बता रही हूँ वो पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड में ही बता रही हूँ। तो 5,000 से 11,000 हो गया। अगर इससे कम हो गए तो भी बीमारी है, इससे ज्यादा हो गया तो भी बीमारी है। प्लेटलेट्स की अगर हम बात करें तो तुमने डेंगू फीवर में सुना होगा कि भाई प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा कम हो गई हैं। तो प्लेटलेट्स नॉर्मल कितनी होती है, 1.5 लाख टू 3 लाख, ठीक है, 1.5 से 3 लाख पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड के अंदर। तो सबसे ज्यादा कौन से हो गए, रेड ब्लड सेल्स, फिर कौन से हो गए, प्लेटलेट्स, फिर बीच में जो लिखा हुआ है व्हाइट ब्लड सेल्स वो सबसे कम होते हैं, ठीक है। ये तीनों अगर बहुत ज्यादा बढ़ गए, बहुत कम हो गए, दोनों ही केसेस में बीमारियां हो सकती हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है, हम लिख चुके हैं, तुम इसको फिर से मत लिखना। प्लेटलेट्स 2 लाख से 4 लाख लिखा है बेटा, 1.5 लाख से 3 लाख, ठीक है। तुम्हारी सेलिना में ये लिखा हुआ है तो हम ये फॉलो कर लेंगे। ब्लड फॉर्म्स अ क्लॉट व्हेन देयर इज अ कट इन ब्लड वेसल्स, ये इसका फंक्शन है। ल्यूकोसाइट्स 4,500 से 11,000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड, एंड ल्यूकोसाइट्स का फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का। देखो ये तीनों सेल्स कुछ ना कुछ पर्पस लेकर हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। जैसे अगर मैं बात करूं रेड ब्लड सेल्स की, तो रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या है, रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन होता है टू ट्रांसपोर्ट
ऑक्सीजन एंड CO2। तो बेटा दोनों ही गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने का इसका काम है। बेसिकली जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं, चुन्नू मुन्नू पुन्नू, इनको ऑक्सीजन दी जाएगी एंड इट विल बी डन बाय रेड ब्लड सेल्स, और इनसे CO2 ली जाएगी, दैट इज ऑल्सो डन बाय रेड ब्लड सेल्स टू सम अमाउंट। Not all the carbon dioxide is transported by red blood cells, but हाँ CO2 भी कुछ परसेंट, 20 से 25% रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो एक काम तो ये हो गया कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कर रहा है, ठीक है। जो मेच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना बेटा, मेच्योर रेड ब्लड सेल्स, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? मेच्योर रेड ब्लड सेल्स आर इन्यूक्लिएटेड, यानी कि इनके पास न्यूक्लियस ही नहीं होता। दैट इज वाई देयर शेप इज बाइकॉन्केव, या फिर इसको हम डिस्कॉइड शेप भी बोलते हैं, यानी कि बेटा ये बीच में से पतला है और साइड में से मोटा है। इसके पास ना ही माइटोकॉन्ड्रिया है ताकि ये खुद के लिए ऑक्सीजन यूज ना कर सके, ना ही इसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ताकि ये फ्लेक्सिबल रह सके, जगह जगह घूम सके, और ना ही इसके पास गोल्जाई अपैरेटस होता है, और भी बहुत सारी सेल ऑर्गेनील्स इसके पास एब्सेंट होती हैं। इसका लाइफ स्पैन कितना होता है बेटा? 120 दिन का होता है। 120 डेज तक इनका जीवन होगा। ये फॉर्म कहाँ होते हैं? इनफैक्ट तीनों के तीनों जो ब्लड के सेल्स हैं वो बोन मैरो के अंदर फॉर्म होते हैं। जैसे ये हमारी बोन है, बोन के अंदर एक साइड में हिस्सा होता है, बोन अंदर से बड़ी सॉफ्ट होती है बेटा, यहाँ पर साइड में हिस्सा होता है रेड बोन मैरो का, इसको हम क्या बोलते हैं? रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो यही हमारी बॉडी के अंदर सारे के सारे ब्लड के सेल्स को फॉर्म करता है। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स यहीं पर बनते हैं, तो इनका फॉर्मेशन यही हो रहा है। जब मैं बात करूं एक एडल्ट की, यानी कि मेरी बात कर लो तुम, तो मेरी बॉडी के अंदर तो जितनी भी लंबी लंबी हड्डियां हैं उनके बोन मैरो के अंदर ये सेल्स बन रहे होंगे। अगर मैं बात करूं 5 ईयर ओल्ड की, छोटे बच्चे की लगभग, ठीक है, उनकी बॉडी की सारी हड्डियां, ऑल बोन्स, सारी की सारी हड्डियां यूज होती हैं टू फॉर्म द इनकी सारी हड्डियों का बोन मैरो यूज होता है टू फॉर्म द ब्लड सेल्स। क्योंकि अभी छोटा बच्चा है बेटा, उसकी हड्डी जो है अभी उसको बहुत ज्यादा सेल्स की जरूरत है, उसकी बॉडी में ग्रोथ हो रही है, तो सारा बोन मैरो यूज हो जाता है। फिर अगर मैं बात करूं एक एम्ब्रियो की, जो अभी मम्मी के अंदर है, उसकी तो हड्डियां ही नहीं बनी है, अब उसके अंदर सेल्स कैसे बनेंगे? ब्लड तो बहुत जरूरी है, पर हड्डियां जो है वो बाद में बनेंगी, बोन मैरो बाद में बनेगा। सो इन दैट केस लिवर और स्प्लीन यूज होता है बेटा टू फॉर्म द ब्लड सेल्स, ठीक है। सो रेड ब्लड सेल्स का काम हो गया, 120 डेज हो गया, रेड बोन मैरो हो गया, ठीक है, इनका फॉर्मेशन हो गया। एक और चीज, जो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जो बूढ़े रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो जाते हैं स्प्लीन के पास। स्प्लीन में जाते जाते ये बहुत ज्यादा मतलब खराब हो चुके होते हैं, इनकी मेम्ब्रेन जो है जगह जगह से टूट चुकी होती है, तो जब ये स्प्लीन तक पहुंचेगा वहां जाकर ये फट जाते हैं। जब ये फट जाते हैं तो ये मर जाएंगे ऑब्वियसली, इसीलिए स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स। हालांकि इसमें लिवर भी इन्वॉल्व होता है, बट आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए ग्रेवयार्ड क्या है तो स्प्लीन है, ठीक है। ऑल्सो वन मोर पॉइंट, जब रेड ब्लड सेल्स टूट जाएगा तो हीमोग्लोबिन भी टूटेगा। हीमोग्लोबिन के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है बेटा हीम पार्ट और एक होता है ग्लोबिन पार्ट। हीम पार्ट आयरन कंटेनिंग होता है, आयरन को केमिस्ट्री में Fe लिखते हैं, और ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन पार्ट होता है। हम इसको भी यूज करने की कोशिश करते हैं। लिवर जो है वो इसको तोड़ने के बाद, लिवर में भी ये टूटेगा, लिवर में हीमोग्लोबिन तोड़ने के बाद बाइल पिगमेंट्स बनाता है, दैट इज बिलीरुबिन। बिलीरुबिन तो वो बेटा रेड ब्लड सेल को तोड़कर बनता है, ठीक है। सो यहां से हर तरीके से 1 मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद आ जाओ तुम व्हाइट ब्लड सेल्स के ऊपर। तो व्हाइट ब्लड सेल्स हम कैसे याद करते हैं? हमारे पास एक टेबल है व्हाइट ब्लड सेल्स की, हमारे पास एक ट्रिक भी है। व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। 2 तरीके के व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, एक होते हैं बेटा ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स, जब इस सेल को तुम न्यूक्लियस में माइक्रोस्कोप में देखोगे तो इसके साइटोप्लाज्म में ना तुमको ऐसे छोटे 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 ग्रैन्यूल्स दिखेंगे, इसलिए हम इनको ग्रैन्युलोसाइट्स बोलते हैं। जिनमें नहीं दिख रहे हैं उनको हम ए ग्रैनुलोसाइट्स या फिर
नॉन ग्रैनुलर सेल्स भी बोलते हैं, दोनों इसी के नाम है, ठीक है। इनके साइटोप्लाज्म में तुमको कोई ग्रैन्यूल्स नहीं दिखते हैं। अब ट्रिक क्या है इसको याद करने की, बेन 10 करके एक कार्टून आता है, हमने 10 को हटाकर जी कर दिया, जी फॉर ग्रैनुलोसाइट्स, बी फॉर बेसोफिल्स, ई फॉर इओसिनोफिल्स एंड एन फॉर न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। बेसोफिल्स जो होते हैं ना वो बहुत कम अमाउंट में बनते हैं, मतलब 0.5 to 0.1%, इतना कम अमाउंट होता है इनका। बट इसका काम क्या है बेटा, ये ना हमारी बॉडी में हिस्टामीन सिक्रीट करता है एट द टाइम ऑफ एलर्जी, ठीक है। और ये मास्ट सेल्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, ये बेसिकली फाइट करते हैं बॉडी से, और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, मेन काम यही है कि दे मेक बेसोफिल्स, ठीक है। अब बेसिकली इनका नाम बेसोफिल्स क्यों है, क्योंकि देखो नाम क्या है, बेसो, जब इनको हम कलर देते हैं ना माइक्रोस्कोप में देखने के लिए, तो ये एक बेसिक डाई से स्टेन होते हैं। ऐसी ही इओसिनोफिल्स की मैं बात करूं तो ये एसिडिक डाई से कलर लेगा बेटा, यहां लिख रही हूं मैं, एसिडिक डाई से कलर लेगा। बेसोफिल्स बेसिक डाई से कलर लेता है, और न्यूट्रोफिल्स न्यूट्रल है बेटा, तो न्यूट्रल डाई से कलर लेगा, ठीक है। इओसिनोफिल्स का क्या फंक्शन होता है, इओसिनोफिल्स जब भी बॉडी के अंदर एलर्जी हटानी है, या फिर बेटा जब भी बॉडी के अंदर पैरासाइट इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करता है इओसिनोफिल्स, ठीक है। ट्रीट्स पैरासिटिक इन्फेक्शन इन द बॉडी। फिर लास्ट में है तुम्हारे न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटोसिस करते हैं। फैगोसाइटोसिस छोटे छोटे होते हैं बट ये दूसरे सेल्स को खाते हैं, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं, यानी कि जैसे ही बैक्टीरिया का हमला हुआ तुम्हारी बॉडी के ऊपर तो ये बेटा सबका बदला लेने के लिए निकल जाता है, ये पहुंचता है और सारे सेल्स को ऐसे खाना शुरू कर देता है, ऑब्वियसली फॉरेन सेल्स को, ठीक है, बाहर से जो सेल्स आए बॉडी के अंदर। तो ये 3 मेन थे बेंजी ग्रैनुलोसाइट्स। ए ग्रैनुलोसाइट्स में टेक्निक है याद करने की, टेक्निक नहीं ट्रिक, MLA, A फॉर ए ग्रैनुलोसाइट्स, M फॉर मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ठीक है, मोनोसाइट्स नाम है इसका, मोनो, मोनो मतलब ऐसा लगता है छोटा सा मुन्ना सा सेल होगा, बट ये मुन्ना नहीं है बेटा, ये एक रौद्र रूप ले लेता है, एक बहुत बड़े सेल में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत बड़े को हम मैक्रो बोल सकते हैं, मैक्रो मीन्स बड़ा, फाज मतलब खाने वाला, तो एक बड़ा सा रूप लेकर बहुत सारे बैक्टीरिया को एक ही बार में खा जाता है, यानी कि करता ये फैगोसाइटोसिस ही है, खुद का एक बड़ा सा रूप बना लेगा, मुन्ना मुन्ना नहीं है बेटा, ये भी फैगोसाइटोसिस करेगा। तो ऐसे याद रखना, मोनो मुन्ना, बट उसने एक बड़ा रूप ले लिया, मैक्रोफाज बन गया, और वो भी क्या करता है, फैगोसाइटोसिस करता है। वहीं पर अगर हम बात करें लिम्फोसाइट्स की, तो लिम्फोसाइट्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 तरीके के लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बनाते हैं, एंटीबॉडीज एंड एंटीटॉक्सिन्स। एंटीबॉडीज क्या होती हैं, हथियार है बेटा हमारी बॉडी में जो फाइट करेंगे, वाई शेप्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो जैसे हथियार होते हैं सोल्जर्स के पास, तो ये सारे सोल्जर्स ही हैं, तो ये बेटा हथियार बना रहे हैं, लिम्फोसाइट्स हथियार बनाने में हेल्प करते हैं, एंड ये हथियार अटैक करते हैं आपकी एंटीजेंस को, कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर आ गया तो उससे लड़ेगा। एंटीटॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स क्या होता है पहले तो ये समझो, बैक्टीरिया जब बॉडी के अंदर आया, खुद तो आया ही आया, उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनेंगी, बट इसने साथ में कुछ गंद भी बना दिया, कुछ जहरीले मॉलिक्यूल्स भी बना दिए जो जगह जगह हमारे ब्लड में फैलाता रहता है, उसको साफ करने के लिए फिर एंटीटॉक्सिन्स भी बनाए जाते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, बी एंड टी सेल्स, ठीक है, ये हमारे लिम्फ नोड्स में बनते हैं, याद कर लो अभी इसको, ये हमारे लिम्फ के अंदर प्रेजेंट होते हैं बेटा सेल्स, ठीक है, बताया था ना ब्लड का एक भाई है, ब्लड का भाई है लिम्फ, ब्लड से ही बना है, लिम्फ के अंदर जो सेल्स आते हैं लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, और ये लिम्फ नोड्स में बनते हैं, लिम्फ नोड्स में बनते हैं, ठीक है। इतना अगर समझ में आ गया तो हम डिसऑर्डर्स पढ़ लें क्या एक बार, अगर ये ज्यादा या कम हो गए तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। देखो बेटा, अगर रेड ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा बन गए,
मतलब 40 से 50 लाख नहीं छोड़ो, 80-90 लाख, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बनते जा रहे हैं। तो अगर रेड ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा बन गए, इस बीमारी को हम बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, पॉलीसाइथीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें रेड ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा हो गए। अगर रेड ब्लड सेल्स जरूरत से भी कम हो गए, 20 लाख है, ठीक है, मान लो, तो इसको हम बोलेंगे एरिथ्रो। एरिथ्रो मतलब रेड ब्लड सेल। पीनिया, पीनिया मतलब कम, जरूरत से भी कम, ठीक है। सेम तरीके से व्हाइट ब्लड सेल्स पर आ जाओ। व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए तो बेटा ये व्हाइट ब्लड सेल का कैंसरस कंडीशन हो जाता है, जिसको हम ल्यूकीमिया बोलते हैं, ल्यूकीमिया। और अगर ये जरूरत से भी कम हो जाए तो उसको हम ल्यूकोपीनिया बोलते हैं। तो पीनिया वर्ड अगर आ जाए, पीनिया मतलब कम, ठीक है। सो ये हमारे डिसऑर्डर्स तो क्या, ये कंडीशंस हैं। डिसऑर्डर्स तो हमारे हार्ट में होगा बेटा, ये कंडीशंस है, कैंसरस कंडीशन। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका स्पेसिमेन पेपर जो 2026 का आया है उसके अंदर पॉलीसाइथीमिया या एरिथ्रोपीनिया, इन दोनों में से किसी में क्वेश्चन है। एरिथ्रोपीनिया पर क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन तो बेटा आ सकता है डिसऑर्डर्स में से, तो इसको भी याद कर लो, ठीक है। अब आ जाओ तुम तीसरे हमारे जो बॉडी के सेल्स थे, दैट इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन होता है? प्लेटलेट्स का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को क्लॉट कराना, ठीक है। ये एक कैस्केड रिएक्शन है जो एक के बाद एक के बाद एक होती है, लगभग 4 मिनट लेती है। होता क्या है, जब भी हमारी ब्लड वेसल टूट जाती है, देखो हाथ में चोट लगी, तुम गिर गए या हाथ कट गया, कुछ भी चोट लगती है, तो जब खून बाहर आता है तो हमारी ब्लड वेसल टूट जाती है। यहां से खून बाहर आ रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, बाहर तो नहीं जाने देंगे। अगर बाहर खून जा रहा है, किसी में क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं, तो ये जन्म से बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता बेटा उन बंदों का। ही हमने कहाँ पढ़ा है? जेनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। तो देख रहे हो हर चीज रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि वो वाला क्वेश्चन आ गया तो तुम कहोगे मैम इधर क्यों पढ़ा रहे हो, या फिर ये क्वेश्चन आ गया इससे रिलेटेड तो तुम कहोगे मैम ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया। लिंक्ड है ना चीजें, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आओ, प्लेटलेट्स यहाँ पर आकर ब्लड को रोकने की कोशिश करती हैं। जैसे ही प्लेटलेट्स यहाँ पर आकर ब्लड को रोकेंगी, इतने में ब्लड के अंदर एक फैक्टर होता है जिसको हम क्लॉटिंग फैक्टर बोलते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर के बहुत सारे नाम हैं, है एक ही चीज, नाम बहुत सारे हैं। या तो तुम इसको थ्रोम्बोप्लास्टिन बुला लो, थ्रोम्बोप्लास्टिन, या फिर तुम इसको थ्रोम्बोकाइनेज बुला दो, थ्रोम्बोकाइनेज, या फिर इसको तुम स्टुअर्ट फैक्टर बुला दो। स्टुअर्ट फैक्टर से हमेशा मेरे को चूहा याद आता है, वो तुमने मूवी देखी है स्टुअर्ट लिटिल, है ना, बिल्कुल वैसा वाला, हमेशा स्टुअर्ट से वो याद आता है, बट इसका नाम वैसा स्टुअर्ट फैक्टर है, उससे लेना देना नहीं है, कोई चूहा हुआ नहीं है बेटा। तो बेसिकली होता क्या है, प्लेटलेट्स यहाँ पर आने की कोशिश करते हैं, पर प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड नहीं रोक पाती हैं। फिर उसके बाद प्लेटलेट्स के एक्शन की वजह से ये एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, या हो जाता है, एक ही है ये एक्टिवेट हो जाते हैं, तो यहाँ पर आकर रोकने की कोशिश करता है, पर अभी भी काम नहीं हो पाता। फिर ब्लड के अंदर एक इनएक्टिव मॉलिक्यूल घूम रहा है, यही बता देती हूं, एक इनएक्टिव मॉलिक्यूल घूम रहा है जिसको हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। क्या बोलते हैं? प्रोथ्रोम्बिन। जब भी नाम के आगे प्रो लग जाए ना, मतलब वो इनएक्टिव है। देखो इनएक्टिव कोई भी मॉलिक्यूल या एंजाइम है, उसके नाम के आगे या तो प्रो है या फिर लास्ट में जेन है, समझ जाना, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने का काम है इस थ्रोम्बोप्लास्टिन का, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। ये इनएक्टिव, ये एक्टिव। थ्रोम्बिन जैसे ही एक्टिवेट हो गया, अब इसका क्या बेटा जीवन में क्या मकसद है इसका? इसका मकसद ये है कि जो एक और इनएक्टिव मॉलिक्यूल घूम रहा है, एक और इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर ब्लड में घूम रहा है, इसको हम फाइब्रिनोजेन बोलते हैं। ये फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। कौन? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर रहा है। फाइब्रिन क्या है? फाइब्रिन एक नेचुरल पट्टी है जो यहां पर एक मेश लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी, और ये बेटा इनसॉल्यूबल होता है ब्लड के अंदर। अच्छी बात है ना, अगर ब्लड में सॉल्यूबल हो गया तो फायदा ही क्या हुआ? क्लॉट कैसे
बनेगा यहाँ पर? क्लॉट ही तो बनाना है इसको, ब्लड को रोकना है। तो तुम देखते हो ना बड़ा हार्ड सा हो जाता है, ऐसे धागे धागे जैसे इकट्ठा हो जाता है एक जगह पर जहां पे खून रुक रहा होता है। तो ये एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जिसको हम फाइब्रिन बोलते हैं। यही बनाना था हमें। इसको बनाने के लिए इतने सारे स्टेप्स थे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले प्लेटलेट्स जो है एयर के कांटेक्ट में आई। प्लेटलेट्स जैसी एयर के कांटेक्ट में आई तो थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट हो गया। थ्रोम्बोप्लास्टिन ने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया। थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट किया। फिर फाइब्रिन एक नेटवर्क बनाता है और ब्लड के सेल्स के साथ मिलकर यहां पर ब्लड को क्लॉट कर देता है फाइनली। ठीक है, इस रिएक्शन पर क्वेश्चन आया हुआ है। मैं तुमको क्वेश्चन दिखाती हूं। ये रहा बेटा क्वेश्चन। जब भी इंजरी हुई, ये क्वेश्चन है या फिर चार्ट है? एक्चुअली ये पूरा एक चार्ट मैंने यहां पर बना दिया है, बट इस चार्ट को ध्यान से याद कर लो क्योंकि हो सकता है ये हटा दे, हो सकता है ये हटा दे, हो सकता है पहला स्टेप हटा दे, तो तुमको आइडिया होना चाहिए। ये सारे फैक्टर्स लिवर में बनते हैं। विटामिन के बहुत जरूरी है ये फैक्टर्स बनाने के लिए। तो मान लो कोई विटामिन के नहीं ले रहा है, उसके अंदर डेफिशिएंसी हो गई विटामिन के की, तो उसके अंदर ये क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बनेंगे, तो उसका ब्लड क्लॉट होने में बहुत टाइम लेगा या फिर क्लॉट नहीं बनेगा। या फिर अगर कैल्शियम की कमी हो गई तो भी ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी क्योंकि कैल्शियम हर स्टेप में जरूरी है। हर किसी चीज को एक्टिवेट करने के लिए कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी है। हर रिएक्शन के स्टेप में कैल्शियम लगता ही लगता है। ठीक है, देखो इंजरी से स्टार्ट करेंगे। चोट लग गई, चोट लग गई तो पहला स्टेप क्या है यहाँ पर? बेसिकली प्लेटलेट्स एयर के कांटेक्ट में आएंगे। फिर उसके बाद तुम्हारा क्या एक्टिवेट हो जाएगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन या फिर थ्रोम्बोकाइनेस। ठीक है, कुछ भी लिख लो, ये एक्टिवेट होगा। प्रोथ्रोम्बिनेज, यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिनेज लिखा हुआ है, प्रोथ्रोम्बिन भी लिख सकते हो। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया जाएगा। फिर थ्रोम्बिन एक्टिवेट होकर फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। फिर ये ब्लड सेल्स के साथ मिलकर यहाँ पर क्लॉट बनाएगा। बेटा यहाँ पर लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, बट कुछ भी ऐसा डिफरेंट नहीं है, कहीं तुम पैनिक करो कि मैम ये क्या हो गया। बट हाँ, तुमको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि भाई कहीं से चार्ट आ गया या उसने कोई मिसिंग स्टेप पूछ लिया तुमसे, तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये हम कर चुके हैं, बट यहाँ पर मुझे तुमको सीरम की डेफिनेशन बतानी है। सीरम क्या होता है? ये वो बालों में लगाने वाला सीरम नहीं है कि मैम बाल धोकर मैं तो सीरम लगाती हूँ, वो नहीं है। सीरम क्या होता है? जैसे आप ब्लड लो, ठीक है, और ब्लड में से ब्लड के सारे सेल्स हटा दो। ब्लड के सेल्स हट गए तो क्या बचा? प्लाज्मा बचा। अब उस प्लाज्मा में से ना ये फाइब्रिनोजेन जो कि क्लॉटिंग फैक्टर है वो हटा दो। तो अब प्लाज्मा में से जब क्लॉटिंग फैक्टर निकल गया है तो बची हुई चीज को सीरम बोलते हैं। ये भी पता नहीं क्यों बड़ा फेमस क्वेश्चन है और बच्चों को इसमें बहुत डाउट होता है। ब्लड में से तुम पहले तो सेल्स निकाल दो, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, तीनों निकाल दो। क्या बचा? प्लाज्मा। प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर माइनस कर दो ना यार, फाइब्रिनोजेन हटा दो, फाइब्रिनोजेन हटा दो, क्या बचेगा? सीरम बचेगा। जैसे यहां पर देखो, इन्होंने प्लाज्मा में से येलो येलो पार्ट को सीरम दिखाया है, क्लॉट नीचे बन गया है। क्लॉट क्लॉटिंग फैक्टर की वजह से नीचे बना होगा, तो क्लॉटिंग फैक्टर नीचे रह गया, बचा हुआ हिस्सा क्या है? सीरम। और ये रेड कलर का क्यों नहीं? क्योंकि इसमें से ब्लड के सेल्स नहीं है, सिर्फ प्लाज्मा से लेना है, प्लाज्मा में से हटाना है। ओके, सीरम हो गया। अब आ जाओ तुम, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग मतलब किसको ब्लड दे सकते हैं, किससे ब्लड ले सकते हैं। 4 तरीके के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। जिनका आपका जो भी ब्लड ग्रुप है उसका मतलब क्या है? आपके रेड ब्लड सेल के ऊपर एक एंटीजन लगा हुआ है। एंटीजन एक प्रोटीन से बना हुआ बेटा एक मॉलिक्यूल होता है। तो मान लो जैसे मेरा मैं बी पॉजिटिव हूं, ठीक है, तो मेरे पास बी एंटीजन होगा मेरे रेड ब्लड सेल के ऊपर। ठीक है, ये एंटीजन है, एंटीजन। अब देखो, हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है, बहुत अलग अलग तरीके की एंटीबॉडीज बनाती है। एक एंटीबॉडी वो भी होती है जो इसके अगेंस्ट होती है। एंटीजन और एंटीबॉडी की ना मतलब लड़ाई है बेटा, इनकी हमेशा महाभारत छिड़ जाती है इनके बीच में जब भी ये कांटेक्ट में आते हैं। तो एंटीजन और एंटीबॉडी कभी नहीं मिलते, दे आर वेरी लड़ाकू दुश्मन एक दूसरे के। तो मेरी बॉडी में अगर बी एंटीजन है, मैंने बोला एंटीजन और एंटीबॉडी की लड़ाई है, तो क्या मेरी बॉडी में बी एंटीबॉडी बनेगी? अगर मेरी बॉडी में बी एंटीबॉडी बनेगी इसके अगेंस्ट, तो इनकी तो लड़ाई हो जाएगी। लड़ाई होने से क्या होगा? लड़ाई होने से मेरे रेड ब्लड सेल्स मर जाएंगे। रेड ब्लड सेल्स मरने से क्या होगा? एनीमिया होगा,
बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई तो बहुत ज्यादा खून की कमी हो जाएगी और डेथ भी हो सकती है। तो बेटा सेम जो एंटीजन है उसकी सेम एंटीबॉडी कभी भी नहीं होती, यानी कि मेरी बॉडी में बी एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए। फिर कौन सी हो सकती है बेटा? वैसे बहुत टाइप की एंटीबॉडीज होती है, मैं सिर्फ रेड ब्लड सेल के रिस्पेक्ट में समझा रही हूँ, क्योंकि मैं जब बोलती हूँ कि मेरे पास एंटीजन ये वाला है और मेरे पास ए एंटीबॉडी होगी तो बच्चों को लगता है कि सिर्फ एक ही तरीके की एंटीबॉडी बन रही है। बेटा बहुत टाइप की एंटीबॉडीज होती है, हम सिर्फ ब्लड ग्रुपिंग की बात करें। अब मेरे अंदर बी एंटीबॉडी तो नहीं आ सकती, कौन सी आ सकती है? ए एंटीबॉडी आ सकती है। कैसे आती है? हम बेटा जब भी हमने जीवन स्टार्ट किया, अपना खाना पीना स्टार्ट किया, हम एयर को इनहेल करते हैं तो उस वजह से एंटीबॉडीज अपनी बॉडी में बन जाती हैं, ठीक है। तो मेरे पास अगर ए एंटीजन है तो बी एंटीबॉडी होगी। मैं ये थी, देखो मेरा एंटीजन बी है, मेरे पास ए एंटीबॉडी होगी। कोई ए एंटीजन वाला यानी कि यहाँ बी की जगह ए होगा तो उसकी एंटीबॉडी बी होगी। कोई ए बी वाला है, देखो इसके पास ए भी है और बी भी है एंटीजन, तो क्या कोई भी एंटीबॉडी बनेगी? बी एंटीबॉडी बन गई तो भी गया, ए एंटीबॉडी बन गई तो भी ये गया, तो दोनों ही एंटीबॉडीज इसकी बॉडी में नहीं होनी चाहिए। फिर आ जाओ ओ ब्लड ग्रुप वाला। ओ ब्लड ग्रुप वाले के ऊपर एंटीजन ही नहीं है तो एंटीबॉडी दोनों आ सकती है, ए भी आ सकती है और बी भी आ सकती है, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो अब हम ट्रांसफॉर्मेशन या डोनेशन की बात करेंगे, ब्लड डोनेशन या ब्लड ट्रांसफ्यूजन। देखो सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। ये डायग्राम मैं हमेशा से लगा के आ रही हूँ। ये डायग्राम जो पुराने बच्चे हैं वो देखकर भी कहेंगे कि मैम ये तो हम कब से देखते आ रहे हैं, ठीक है। ये है जो ब्लड डोनेट करना चाहता है, यानी कि ये है डोनर, ठीक है। ये महान पुरुष है जो कह रहा है कि भाई किसको खून की जरूरत है? रेसिपिएंट है ये, रेसिपिएंट जिसको ब्लड की जरूरत है। तो मान लो इसको बेटा ब्लड की जरूरत है, तो ये आया भला करने, मेरा ब्लड ले लो, मेरा ब्लड ले लो, इसने कहा। तो हम कोई कंडीशन बनाते हैं और फिर देखेंगे। ये जो डोनर है इसका है ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप। और ये जो रेसिपिएंट है इसका है मान लो ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। लेट्स सी कि ये ट्रांसफ्यूजन हो सकता है या नहीं हो सकता, ये भला कर सकता है या नहीं कर सकता। ओ ब्लड ग्रुप है, कोई एंटीजन नहीं होगा, नो एंटीजन, पर इसकी बॉडी में ए और बी दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी। यहां भी लिख लो ए बी ब्लड ग्रुप है, यानी कि ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है, तो दोनों एंटीजन तो प्रेजेंट है बट नो एंटीबॉडी। अब एक और चीज याद रखना कि जब मैं इसका ब्लड इसमें डाल रही हूं, ठीक है, तो इसकी जो एंटीबॉडीज है वो भी जाएंगी, यानी कि यहां पर ए और बी दोनों एंटीबॉडीज इसके अंदर जाएंगी। इसकी बॉडी में 5 लीटर खून है, मैंने इसका ब्लड इसमें डाला, कितना डाल दिया होगा? 1 लीटर 2 लीटर, थोड़ा सा ही डाला है। तो जो भी डोनर की एंटीबॉडीज होती हैं उसका इतना कोई इंपैक्ट नहीं होता। अगर तुम इसमें घपला भी कर दोगे, एंटीबॉडीज इतना इसका नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी इसकी एंटीबॉडीज। बट जो रेसिपिएंट है इसकी एंटीबॉडीज रेडी टू फाइट रहती है हमेशा। इसकी एंटीबॉडीज क्यों बनी है बेटा? इसीलिए तो बनी है, इसकी बॉडी के हथियार है ये हमेशा बौखलाए हुए रहते हैं, हमेशा पागल रहते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं। इनको जैसे यहां पर मान लो बी एंटीबॉडी होती तो इसको जैसे ही बी एंटीजन दिखेगा ये उसको मार देगा, ठीक है। तो बेसिकली खतरा किससे है? इसकी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज है, रेसिपिएंट की बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज हैं उसको उसका एंटीजन नहीं मिल जाए, वो हमें बचाना है बस, ठीक है। अब इस केस में देखो तुम, बड़ा ही स्पेशल केस है। ओ ब्लड ग्रुप है, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया, मैंने बोला इसकी एंटीबॉडीज अटैक करेंगे। इसके पास तो एंटीबॉडीज ही नहीं है, इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं बनती, तो मैं ओ ब्लड ग्रुप अगर इसके अंदर डाल दूं, ये मैंने इसका ब्लड डाल दिया, इसके ऊपर कोई एंटीजन भी नहीं है, तो एंटीजन और एंटीबॉडी इतना सेफ ट्रांसफ्यूजन है ना, खुशी खुशी ये ट्रांसफ्यूजन करेंगे हम। ये बहुत बढ़िया ट्रांसफ्यूजन है, ये सक्सेसफुल ट्रांसफ्यूजन है, ये हो सकता है। अब तुम इसको ओ की जगह मान लो ये है बी ब्लड ग्रुप वाला, मैं आ गई, मैंने कहा मैं दे दूंगी तुमको, मेरा खून ले ले यार, मैं भी कुछ भला करूं। तो मैंने इसको ब्लड दिया अपना, क्या मेरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन जाना सही होगा? इसकी एंटीबॉडीज देखो, कोई एंटीबॉडीज ही नहीं बन रही, तो मैं इसको अपना ब्लड ग्रुप दे सकती हूँ क्योंकि मेरे पास बी एंटीजन है और ये मेरे एंटीजन को ही अटैक करता, पर एंटीबॉडीज होती तो अटैक करता ना। मैंने बोला, तुम कहोगे मैम इस मेरी बॉडी के अंदर ए एंटीबॉडी तो है ना मैम आपकी बॉडी के अंदर, आप ए एंटीबॉडीज आप इसके अंदर डाल रहे हो, बट बेटा
जो डोनेट कर रहा है उसकी एंटीबॉडीज का इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। इसकी एंटीबॉडीज बहुत सारे रेड ब्लड सेल्स को मार सकती हैं, तो वो एक इम्पैक्टफुल चीज होती है। यहाँ पर देखो, अगर मैं बी की जगह ए ब्लड ग्रुप भी दे दूं तो बेटा इसके पास एंटीबॉडीज ही नहीं है, तो ये लड़ाई ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, क्योंकि ये ए बी ओ ए बी सबसे ले सकता है। और क्या खास बात है, इसके पास एंटीबॉडीज ही नहीं है, तो इसको किसी का भी खून चढ़ा सकते हैं। यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, टेबल में आ जाओ, टेबल में भी यही लिखा है, जो ए बी है वो एक यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। अब आ जाओ, कंडीशन को कर देते हैं उल्टा, इसको बना देते हैं हम ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। यानी कि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है पर एंटीबॉडी दोनों होगी बेटा, ए और बी दोनों एंटीबॉडी होगी। अब इसको खून की जरूरत है, लो मैं अपना खून इसको दे रही हूं, मैं हूं बी पॉजिटिव, यानी कि बी एंटीजन है मेरे पास और ए एंटीबॉडी है। मेरी एंटीबॉडी तो इतनी खतरनाक नहीं है, डर किसका है कि इसकी जो एंटीबॉडीज है वो इस एंटीजन से लड़ सकती हैं। क्या ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन सही होगा? इसके पास दोनों एंटीबॉडीज हैं, ए और बी, तुम बी ब्लड ग्रुप डाल दो, ये बेचारा क्या बोलते हैं, बिल्कुल बेटा मरने पर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी एंटीबॉडीज मेरे एंटीजन से लड़ाई करेंगी और इसके रेड ब्लड सेल्स क्लम्प होते जाएंगे, क्लम्प होते जाएंगे, तो इसकी जान पर बात आ जाएगी। चलो अब तुम कहोगे मैम अपना मत दो, आप ए ब्लड ग्रुप दे दो इसको। ए ब्लड ग्रुप में भी वही बात है, ए ब्लड ग्रुप, इसके पास ए एंटीबॉडी भी है, बेचारा दोनों जगह से मारा जा रहा है। एक एंटीबॉडी होती तो भी बच जाता, दोनों एंटीबॉडीज हैं इसके पास, तो तुम ए भी दे दोगे तो भी दिक्कत, बी दोगे तो दिक्कत, और ए भी अगर ब्लड ग्रुप चढ़ा दोगे यानी कि ए एंटीजन भी है बी एंटीजन भी है तो भी दिक्कत। तो ना इससे ले पाएगा, ना इससे ले पाएगा, ना इससे ले पाएगा। ओ ब्लड ग्रुप ही ट्राई करो, ओ वाले को ओ का ही ब्लड देके देखते हैं। ये क्या है, ओ ब्लड ग्रुप, कोई एंटीजन नहीं है, ये सेफ है, क्योंकि ए और बी दोनों एंटीबॉडीज है ना, तो इसको हमें वही ब्लड ग्रुप देना पड़ेगा जिसपे कोई एंटीजन नहीं होता, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप। तो इस वजह से जो ओ एंटीजन वाला है, ओ ब्लड ग्रुप वाला है, ओ ब्लड ग्रुप वाला ये बेटा ले नहीं सकता किसी से भी ब्लड, ठीक है, ये किसी से भी बेचारा ले नहीं पाएगा। ओ वाले को ओ का ही ब्लड देना पड़ेगा, ओ वाले को ओ का ही ब्लड देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, क्या ये यूनिवर्सल डोनर बन सकता है? ओ ब्लड ग्रुप वाला क्यों बनेगा, ये है यूनिवर्सल डोनर। देखो कैसे, दिक्कत क्या थी कि किसी की बॉडीज, रेसिपिएंट की जो एंटीबॉडीज हैं वो एंटीजन से लड़ाई करती हैं, इसके पास तो एंटीजन ही नहीं है, नो एंटीजन। बिकॉज ऑफ दिस ये यूनिवर्सल डोनर बन जाते हैं। जैसे मान लो मुझे खून की जरूरत है, मैं बी एंटीजन मेरे पास है और ए एंटीबॉडी मेरे अंदर है, तो ए एंटीबॉडी है मेरे अंदर, ए एंटीजन मत आने देना, पर मैं ओ ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड ले सकती हूँ क्योंकि इसके पास तो कोई भी एंटीजन नहीं है। अब मान लो मुझे तुम ए ब्लड ग्रुप मान लो, ए एंटीजन बी एंटीबॉडी, पर बी एंटीबॉडी भी किससे लड़ाई करेगी, नो एंटीजन। मैं मान लो ए बी ब्लड ग्रुप हूं, मेरे पास ए एंटीजन भी है बी एंटीजन भी है ना, पर मेरा एंटीजन लड़ाई किससे करेगा, सॉरी, मैं अगर ए बी हूं, ए बी, ठीक है, तो ए बी में नो एंटीबॉडी, सेफ केस है, सेफ केस है, ट्रांसफ्यूजन कर सकते हो। कौन सा बनूं अब मैं, मान लो मैं ओ ब्लड ग्रुप ही बन गई, तो ओ ब्लड ग्रुप में ओ एंटीजन हूं, मेरे पास कौन सी एंटीबॉडीज है, ए भी है और बी भी है। ए और बी दोनों एंटीबॉडीज अब लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, पर लड़ाई किससे करेंगी, एंटीजन तो आ ही नहीं रहा। तो क्योंकि इसके पास एंटीजन नहीं है तो इसको यूनिवर्सल डोनर बनाया जाता है। बहुत कम क्वेश्चन देखे मैंने इसके ऊपर, तो तुम लोग इस टेबल को एक बार जरूर रीड कर जाना। ए वाले को ए का ही ब्लड देंगे बेटा, बी वाले को बी का ही देंगे, ए बी वाले को ए बी का ही दो, और ए बी वाला सबसे ले सकता है, ए बी वाला यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, तो ए बी वाले को तुम ए बी, और देखो याद करना भी आसान है, इसके पास ए बी है ना, इसको ए का भी दे दो, बी का भी दे दो, ए बी का भी दे दो, और ओ का भी दे दो। ओ जो है बेचारा यूनिवर्सल डोनर है, सिर्फ डोनेट कर सकता है सबको, ले नहीं सकता, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट RH ब्लड फैक्टर। बेटा ये जो है मैं आपको सिर्फ एक कंडीशन इसमें पढ़ाऊंगी क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत ही कम, मतलब मैंने देखे ही नहीं आज तक इससे क्वेश्चन, ठीक है, बट फिर भी आप लोगों को मजा आता है पढ़ने में तो मैं हमेशा ये टॉपिक कराती हूँ। RH एक और एंटीजन होता है, RH एंटीजन जो तुम प्लस बोलते हो ना, वैसे मैं बी पॉजिटिव हूँ, यानी कि मेरे रेड ब्लड सेल के ऊपर, ये लो, ये मेरा रेड ब्लड सेल है, मैं बी पॉजिटिव हूँ, बी तो है ही है, साथ ही साथ मेरे ब्लड पर RH एंटीजन भी है,
ठीक है। तो अगर RH है तो RH पॉजिटिव, 85% लोग ऐसे होते हैं, मोस्टली पॉजिटिव होते हैं, 15% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ये RH एंटीजन नहीं होता। तो अगर ये नहीं है तो इसको तुम B नेगेटिव बोल दोगे, ठीक है। अब बेसिकली RH एंटीबॉडीज की हम बात करें तो ये नेचुरली नहीं बनती है RH एंटीबॉडीज। मेरे अगर अंदर RH एंटीबॉडी बन गई, लड़ाई हो गई डिशुम डिशुम, मेरे रेड ब्लड सेल्स मर जाएंगे, ठीक है। और अगर किसी के पास RH एंटीजन है ही नहीं तो उसके अंदर RH एंटीबॉडीज नेचुरली नहीं आती हैं। एक कंडीशन हो सकती है, आओ यहां पर बात करते हैं। एक मदर है हु इज RH नेगेटिव, अपने पेज पे बात करते हैं, इसको हटा देते हैं। एक मदर है, ठीक है, हु इज RH नेगेटिव, यानी कि इनके पास RH एंटीजन नहीं है, ठीक है, नो RH एंटीजन। जाहिर सी बात है RH एंटीबॉडी भी नहीं होगी, ठीक है। अब बेटा इनकी डिलीवरी होती है और इनका बेसिकली शी इज प्रेग्नेंट, तो इनका जो फर्स्ट बेबी होता है, फर्स्ट बेबी, मान लो वो बच्चा RH पॉजिटिव है, ठीक है। यही केस करना है और कोई केस नहीं करना है। बच्चा RH पॉजिटिव है, मम्मी RH नेगेटिव है, RH नेगेटिव, ऐसे नहीं लिखना था, साइड में लिखते हैं मम्मी RH नेगेटिव है। तो होगा क्या, कोई बात नहीं, बच्चा पॉजिटिव है, बच्चा जो है इसकी डिलीवरी हो जाएगी, बच्चा अपना मस्त जीवन जिएगा। अच्छा, बच्चा पॉजिटिव क्यों होगा, पापा पॉजिटिव होंगे इसलिए बच्चा पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। अब बच्चे की डिलीवरी हुई तो होता क्या है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी प्लासेंटा टूटता है और थोड़ा सा बच्चे का ब्लड मम्मी के ब्लड के साथ मिक्स हो सकता है। दिस इज अ स्लाइट कंडीशन कि थोड़ा सा बच्चे का ब्लड मम्मी के ब्लड के साथ मिक्स हो सकता है। अब जो मम्मी है, मम्मी ने कभी भी, बच्चा क्या है RH पॉजिटिव, यानी कि बच्चे के ब्लड के ऊपर RH एंटीजन है, मम्मी ने अपने जीवन में कभी RH एंटीजन नहीं देखा। जब बच्चे का ब्लड मम्मी के ब्लड में एंटर हो गया, थोड़ा सा ही एंटर होता है बट हुआ तो है ना, तो जब वो एंटर होगा तो मम्मी ने कभी RH एंटीजन देखा ही नहीं, तो मम्मी ने इस केस में RH एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर ली, क्योंकि बॉडी तो अपना काम करेगी बेटा, है ना, तो मम्मी ने RH एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर ली। अब क्या होगा, कोई बात नहीं, मम्मी के पास RH एंटीजन तो है ही नहीं, तो RH एंटीबॉडीज है, एंटीबॉडीज घूम रही है, किसको मारूं, पर RH एंटीजन नहीं, ठीक है। अब बात आ जाती है सेकंड बेबी की। मान लो दूसरा बेबी भी RH पॉजिटिव आ गया है, RH पॉजिटिव आ गया है, ठीक है। सो इन दैट कंडीशन व्हाट विल हैपन, मम्मी की बॉडी से जो RH एंटीबॉडीज हैं वो क्रॉस करके बच्चे में चली जाती है और बच्चा अपना RH पॉजिटिव है। RH पॉजिटिव यानी कि RH एंटीजन है, RH एंटीबॉडीज नहीं होनी चाहिए, मम्मी की RH एंटीबॉडीज बच्चे तक पहुंच गई हैं, तो एंटीबॉडी एंटीजन लड़ाई, दुश्मन दुश्मन, यहां पर हो जाती है क्लम्पिंग ऑफ रेड ब्लड सेल, क्लम्पिंग ऑफ रेड ब्लड सेल, और बच्चा जो है उसके रेड ब्लड सेल्स मर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। फीटस कंडीशन में ये काम होगा बेटा। होता क्या है, ये जो RH एंटीबॉडीज होती है ना, ये प्लासेंटा को क्रॉस करके चली जाती है, बहुत छोटी RH एंटीबॉडीज होती है। तो ये इतनी छोटी होने की वजह से जब बच्चा मम्मी के पेट में था तभी RH एंटीबॉडीज क्रॉस करके चली गई। अब बच्चा क्यों RH एंटीबॉडीज बनाएगा, बच्चा तो RH पॉजिटिव है, जैसे मेरी बॉडी में RH एंटीबॉडीज कभी नहीं होनी चाहिए, बट इस बच्चे को RH एंटीबॉडीज से सामना करना पड़ा क्योंकि मम्मी की बॉडी में बन गई थी फर्स्ट बच्चे की वजह से। तो ये RH एंटीबॉडीज इसको क्लम्प कर देंगी, इसी को हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस बोलते हैं। बेटा इसको ठीक किया जा सकता है, बच्चे का पूरा ब्लड अगर हटा दे, हम पहले ही पता चल जाए तो बच्चे का पूरा ब्लड रिमूव कर दो, या फिर अगर पहले ही पता है कि मम्मी के पास RH एंटीबॉडीज हैं तो हम दवाइयों से और RH एंटीबॉडीज को सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट इज योर ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती है, जिसमें ब्लड जा रहा है। अब ब्लड ऐसे तो फ्रीली नहीं घूमता रहेगा, बॉडी के अंदर कोई खाली जगह तो है नहीं, तो ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड वेसल्स के अंदर। अब 3 तरीके की ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो इसको ना पहले एक डायग्राम से समझते हैं। देखो होता क्या है कि आर्टरी हमेशा ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, यहां से देखो ये आर्टरी निकली, ठीक है। अब आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगी, हर जगह आर्टरी नहीं पहुंच सकती, आर्टरी इज वेरी थिक, तो हमारे सेल्स तक पहुंचने के लिए ना आर्टरीज ब्रेक करती है, उसको साइज छोटा करना पड़ता है अपना। तो पहले तो आर्टरी ब्रेक होती है आर्टीरियोल्स के अंदर, ठीक है, और फिर और ज्यादा ब्रेक होती है पतली पतली कैपिलरीज में।
जैसे यहाँ पर मान लो हमारे सेल्स हैं, ठीक है, ये हमारी बॉडी के सेल्स है, चुन्नू मुन्नू पुन्नू, और इनको अगर सामान देना है तो ये सामान बेटा आर्टरी से डायरेक्टली नहीं आएगा, आर्टीरियोल से नहीं आएगा। जब ये और पतली हो जाएंगी, कैपिलरीज में ब्रेक हो जाएंगी, तब जाकर सामान दिया जाता है इन सेल्स को। तो हर जगह ये काम हो रहा होता है, सेल्स तक सामान पहुंचाने के लिए कैपिलरीज फॉर्म होती है। ये रेड कलर से इसलिए बनाई क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन इन सेल्स को दे दी जाएगी। यहाँ पर हम एक और कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, यहाँ पर हम एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है, ठीक है, लिम्फ भी यहीं से बनेगा। तो बेटा इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। आर्टरी आई, आर्टरी ब्रेक हुई आर्टीरियोल्स के अंदर, और फिर और ज्यादा ब्रेक हो गई कैपिलरीज में। अब इन सेल्स को ऑक्सीजन मिल गई है। अब ये सेल्स CO2 वापस ब्लड के अंदर डालेंगे। CO2 जैसे इसके अंदर आएगा, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड कहलाएगा, और ये वेन बनकर निकलने की कोशिश करेगी। पर वेन डायरेक्टली नहीं बनती, वेन का एक छोटा पोर्शन पहले वेन्यूल्स बनता है, फिर लास्ट में जाके बेटा वेन बनती है, ठीक है। सो आर्टरीज, आर्टीरियोल्स, कैपिलरीज, फिर वेन्यूल्स और फिर वेन्स। तो कैपिलरीज का क्या काम हुआ, कैपिलरीज से गैसियस एक्सचेंज होता है, ये क्वेश्चन बनता है। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो सेल्स के पास गया, यहाँ पर ऑक्सीजन दी गई है, CO2 वापस आई है, इसी को हम कैपिलरीज के थ्रू होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ऑल्सो जब यहां से सामान आया, एक्चुअली होता क्या है, ब्लड का जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा का कुछ सामान यहां से लीक कर जाता है कैपिलरी से। क्या क्या लीक कर जाएगा, कैपिलरी की वॉल बहुत पतली है, तो यहां से पानी आ जाता है बहुत सारा। रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स नहीं आते। व्हाइट ब्लड सेल्स आ जाएंगे अगर फैगोसाइटोसिस करना है तो, बट रेड ब्लड सेल्स नहीं आएंगे, बड़े बड़े प्रोटीन्स नहीं आएंगे, छोटी छोटी जो चीजें होती है ना वो यहाँ से पास ऑन हो जाएंगी। वाटर आ जाएंगे, मिनरल्स, ठीक है, आयंस जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, बहुत सारे ऐसे आयंस भी पानी के साथ मिलकर आ जाते हैं बेटा यहाँ पर। और अब ये टिश्यू के आसपास है, गैसेस भी आएंगी ऑब्वियसली। तो ये अब टिश्यू के आसपास है, इसको ब्लड तो कह नहीं सकते क्योंकि ब्लड तो यहाँ था और ब्लड पूरा का पूरा बाहर नहीं आया है। टिश्यू के आसपास ये फ्लूइड है, तो इसको हम टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। तो टिश्यू फ्लूइड किससे बना है, ब्लड से बना है, और इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं। और यही टिश्यू फ्लूइड वापस जाता है, बहुत सारा वापस चला भी जाता है, बट जो नहीं जा पाता वो नीचे पड़ी हुई एक और वेसल के अंदर एंटर करता है, जिसको हम लिम्फ वेसल बोलते हैं। तो ऐसे इसके अंदर ना बीच बीच में लिम्फेटिक वेसल्स पड़ी हुई हैं। ब्लड का भाई मैं बोलती थी लिम्फ, वो यही बना है। टिश्यू फ्लूइड इस नई कैपिलरी के अंदर आ जाएगा, इसको हम लिम्फेटिक वेसल बोल सकते हैं, लिम्फेटिक वेसल। तो अब जो टिश्यू फ्लूइड यहाँ नहीं गया, वो इसके अंदर आ गया। लिम्फेटिक वेसल आगे जाकर रास्ते में मिलता है लिम्फ नोड से। लिम्फ नोड हमारी बॉडी में एक चेक पॉइंट की तरह है। होता क्या है, मान लो यहाँ पर ब्लड में कोई बैक्टीरिया है, बहुत बीमार करने के लिए आया है, तो ये बैक्टीरिया को नहीं पता ना इसकी कहाँ घूम रहा है, ये भी बेटा यहाँ फ्लूइड में आ जाएगा। फ्लूइड आकर लिम्फेटिक वेसल के अंदर आ जाएगा। लिम्फेटिक वेसल में जब ये लिम्फ नोड के पास आएगा, यहाँ पर B और T लिम्फोसाइट्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल का एक टाइप है। लिम्फ नोड्स में ये बनते हैं और इनका तो काम ही है बेटा मारना पीटना है ना, सारे बैक्टीरिया फॉरेन पार्टिकल्स को हटाना। तो यहाँ लिम्फ नोड्स के अंदर जो लिम्फोसाइट्स है, वो जो भी बैक्टीरिया जर्म्स आ जाएंगे उसको खा जाएगा, उसको मार देगा, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी का एक चेक पॉइंट है कि भाई कोई बीमारी अगर या बैक्टीरिया बॉडी में घूम रहे हैं तो उसको वहीं पर मार दो। तो ये टिश्यू फ्लूइड ही है, ये यहाँ से घूम रहा है और यहाँ लिम्फ नोड में आकर इसकी डेथ हो जाती है बैक्टीरिया वगैरह की। तो एक तरीके से चेक पॉइंट हो गया। अब आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज पे और आ जाओ। कैपिलरीज तो यही है तुम्हारी। अब आर्टरी जो होती है दोज आर क्वाइट थिक। आर्टरीज की जो वॉल्स है ना वो बड़ी थिक होती है। देखो यहाँ पर अगर मैं आर्टरी बनाऊं, आर्टरी का काम है ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेकर जाना। आर्टरी की वॉल थिक होती है तो अंदर का जो स्पेस है इसको ल्यूमन बोलते हैं, ल्यूमन छोटा हो जाएगा। वॉल्स थिक क्यों है, क्योंकि बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर से ब्लड फ्लो कर रहा है तो बैक फ्लो आने के चांसेस कम है, तो बीच में वैल्व्स की जरूरत नहीं है। वैल्व्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकते हैं। तो बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर आर्टरीज हमेशा ब्लड को लेकर जाती हैं और आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं, एक्सेप्ट वन आर्टरी जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। तो एक्सेप्शंस पर क्वेश्चन आ सकता है, ये याद रखना। वेन्स को हम ब्लू कलर से दिखाते हैं टू क्रिएट अ कंपैरिजन। इसके अंदर जा रहा है CO2 वाला ब्लड, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। वेन्स में प्रेशर बहुत कम होता है क्योंकि वेन्स को ब्लड वापस हार्ट के अंदर डालना है।
प्रेशर कम है तो बैकफ्लो होने के चांसेस हैं, तो इसके अंदर वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है कि वेन्स के अंदर वाल्व्स क्यों है, बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर। और सीधा क्वेश्चन ये भी आ जाता है आर्टरीज और वेन्स में किसके पास वाल्व्स हैं, वेन्स के पास वाल्व्स होते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। जैसे यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि पल्मोनरी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, सेम तरीके से वेन्स में एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। पल्मोनरी आर्टरी इज कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन इज कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि अपने ग्रुप के कंपैरिजन में उल्टा काम हो रहा है। अब मैं इस आर्टरी को अगर यहां से काट दूं और तुमको सामने से दिखाऊं तो कुछ ऐसा डायग्राम तुमको दिखेगा। इसकी 3 लेयर होती हैं, आर्टरी वेन दोनों की 3 लेयर होती हैं। सबसे बाहर वाली ट्यूनिका एक्सटर्ना, बीच वाली ट्यूनिका मीडिया और सबसे अंदर वाली ट्यूनिका इंटरना। पढ़ा है हमने सभी क्लासेस में। जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है सबसे बाहर वाली, बेटा ये थोड़ी कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई थिक लेयर होती है, बाहर की लेयर होती है। जो ट्यूनिका मीडिया है वो स्मूथ मसल सेल से बनी हुई है, क्योंकि हमारी आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड कर सकती है, छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। तो ये जो स्मूथ मसल सेल्स हैं इनवॉलेंट्री होते हैं, अपने आप ही हमारी बॉडी में कमांड चली जाती है कि एक्सपैंड करो या कॉन्ट्रैक्ट करो। सबसे अंदर वाली लेयर ट्यूनिका इंटरना है, जो कि स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है। ये बहुत ही पतली लेयर होती है। कैपिलरी के अंदर ना ट्यूनिका एक्सटर्ना होगी ना ट्यूनिका मीडिया होगी। सबसे अंदर वाली जो लेयर है ना ट्यूनिका इंटरना, जो कि स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है, सिर्फ वो सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है कैपिलरी के अंदर। तो कैपिलरी में क्वेश्चन बनता है कि आर्टरी और वेन्स के पास तो तीनों लेयर हैं, एक्सटर्ना, मीडिया, इंटरना। कैपिलरी की जो लेयर है सबसे अंदर वाली वो किससे बनी है, तो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से बनी है। और बेटा इसका एक नाम भी है, इसको हम बोलते हैं एंडोथीलियम, वी कॉल इट एंडोथीलियम। क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट, जो कैपिलरी की वॉल है उसको क्या बोलते हैं, एंडोथीलियम। एक ही लेयर क्यों है, क्योंकि कैपिलरी से सामान का एक्सचेंज होना है बेटा। अगर बहुत ज्यादा लेयर होती है तो सामान जा नहीं पाता। सो ओनली वन लेयर इज देयर विच इज एंडोथीलियम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। आफ्टर द डिफरेंसेस अब हम डबल सर्कुलेशन पर आ चुके हैं। तो डबल सर्कुलेशन में हमने क्या पढ़ा है, हार्ट के बारे में पढ़ना है। हार्ट जो है हमारा लेफ्ट और राइट दो अलग अलग साइड में डिवाइडेड है एक तरीके से। 4 चेंबर्स होते हैं बेटा हमारे हार्ट के अंदर, ठीक है। जो सबसे बाहर वाली लेयर है मान लो हमारे हार्ट की, हम सिंपल सा हार्ट बनाएंगे क्योंकि हमें रिवीजन करनी है। जो बाहर आउटर लेयर है इसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। डायरेक्ट 1 मार्क का क्वेश्चन बन गया। पेरिकार्डियम भी 2 लेयर से बनी है, आउटर और इनर। आउटर वाली को हम विसरल बोलेंगे, सॉरी आउटर वाली को हम पेराइटल बोलेंगे जो दूर है, और अंदर वाली को हम विसरल बोलेंगे। तो 2 लेयर्स हैं। इन दोनों के बीच में बेटा एक फ्लूइड है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। ये कुशन की तरह काम करता है, मैकेनिकल शॉक और जर्क को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि हार्ट बहुत डेलिकेट ऑर्गन है। ये हार्ट के 4 चेंबर्स हैं। बीच में जो टिश्यू है इसको सेप्टम बोलते हैं, सेप्टम। ये ऊपर वाले 2 कमरे क्या है, एट्रियम। ये लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। इन दोनों के बीच में जो सेप्टम होगा उसको इंटर एट्रियल सेप्टम बोलेंगे। वेंट्रिकल्स के जो बीच में सेप्टम है उसको इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलेंगे। और एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम है उसको इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम बोल सकते हैं। तो सेप्टम जगह के हिसाब से नाम है। उसके बाद हमेशा देखो ध्यान रखना, राइट साइड यही बनानी है, लेफ्ट साइड यहां बनानी है, उल्टा मत करना इसको। और नंबर याद रखना 32, क्योंकि इसके पास ट्राइकस्पिड वाल्व है, इसके पास बाइकस्पिड वाल्व है। इनको एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स बोलते हैं क्योंकि ये एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स, ठीक है। उसके बाद देखो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड आता है, लंग्स से आएगा, कौन लेकर आएगी, पल्मोनरी वेन। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बट वापस लेकर आ रही है तो वेन वापस लेकर आती है। पल्मोनरी बिकॉज इट इज अटैच्ड टू लंग्स। तो लंग्स से जब आप सांस लेते हो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, वो लेफ्ट एट्रियम में एंटर करेगा, लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वाल्व खुलेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये बाहर जाना है, सारे बॉडी के टिश्यूज के पास जाना है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर क्या होता है, यहां लिख रही हूं एओर्टा। एओर्टा, एओर्टा लार्जेस्ट आर्टरी है और सारे के सारे बॉडी के ऑर्गन्स को ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर करती है। क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम का प्रेशर है, इसको सारे के सारे बॉडी टिश्यूज के पास सामान देकर आना है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल थिकेस्ट होती है बेटा, वेंट्रिकल्स की वॉल वैसे ही थिक होती है, और लेफ्ट वेंट्रिकल की तो राइट वेंट्रिकल से भी ज्यादा थिक होती है। व्हाट इज द रीजन, क्योंकि इसको कॉन्ट्रैक्ट करके सारे बॉडी ऑर्गन्स के पास
न्यूट्रिएंट्स या ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये भी क्वेश्चन बनता है, लार्जेस्ट वॉल कौन से वेंट्रिकल की है या कौन से चेंबर की है? लेफ्ट वेंट्रिकल की है। सेम तरीके से जब सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज कर लिया गया, सारे टिश्यूज ने ऑक्सीजन ले ली है, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाते हैं, यानी कि CO2 डाल देते हैं ब्लड के अंदर। अब CO2 हमें लंग से बाहर निकालनी है, बट वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले हार्ट के पास जाएगा, हार्ट में राइट एट्रियम के पास जाएगा। राइट एट्रियम में वेना कावा लगी हुई है, एक सुपीरियर वेना कावा है, सुपीरियर वेना कावा, और एक इंफीरियर वेना कावा है। इंफीरियर वेना कावा बेटा डायग्राम में नीचे दिखाते हैं, बट खुलती राइट एट्रियम में ही है। इसको हम इंफीरियर वेना कावा बोलेंगे। इंफीरियर वेना कावा लोअर बॉडी पार्ट से, यानी कि हमारे पैरों से, एब्डोमेन से, ठीक है, हार्ट के नीचे वाला जो एरिया है, नीचे पोस्टीरियर जो एरिया है, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। हमारे हेड, यहाँ चेस्ट और हैंड से जो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, वो सुपीरियर वेना कावा लेकर आ रही है। तो सुपीरियर ऊपर वाली, इंफीरियर नीचे वाले। ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में डाल देते हैं। राइट एट्रियम भर गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से, ट्राइकस्पिड वाल्व्स खुलेंगे और राइट वेंट्रिकल भर जाएगा। अब ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाना चाहिए? लंग्स के पास, ताकि हम CO2 को बाहर भेज सके। राइट वेंट्रिकल से कौन बाहर निकलता है? पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी अवे फ्रॉम द हार्ट, है ना, और पल्मोनरी क्योंकि ये लंग्स के पास जा रही है। इसी को देखो डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, क्योंकि एक बार लेफ्ट साइड ब्लड आया एक साइड, एक बार राइट साइड ब्लड आया, तो दैट इज व्हाई वी कॉल इट डबल सर्कुलेशन, क्योंकि दो बार सर्कुलेशन हो रहा है। डबल सर्कुलेशन के भी दो टाइप्स हैं बेटा, सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है बड़ा, ये बड़ा बेसिकली बड़ा फ्लो है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से देखो ब्लड जा रहा है बाहर एओर्टा के पास, यहां से ही शुरू होगा। सिस्टमिक सर्कुलेशन कहां से शुरू होगी? लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा में गया, एओर्टा से बॉडी के टिश्यूज के पास गया, ये कैपिलरीज का ब्रेकडाउन दिखा रहे हैं। फिर बेटा ये वापस आएगा, CO2 वाला ब्लड किस में आया? राइट एट्रियम में। यहां तक तो हमारा था सिस्टमिक सर्कुलेशन। फिर राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाना है, तो राइट वेंट्रिकल, फिर उसके बाद यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी, और फिर हमारे लंग्स, और फिर लेफ्ट एट्रियम। तो जो लंग्स के पास वाला सर्कुलेशन हो रहा है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आना, और पल्मोनरी सर्किट फिर से सुनो, पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है? यहां से स्टार्ट करेंगे। राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया किसमें? पल्मोनरी आर्टरी में। उसके बाद ये लंग से एक्सचेंज हो गया, CO2 हमने बाहर फेंक दी, और अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ रहा है? लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। तो जो लंग्स के पास वाला सर्किट है वो पल्मोनरी सर्किट या पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है। सिस्टमिक सर्किट क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, एओर्टा से बॉडी के टिश्यूज या बॉडी के सेल्स, बॉडी के सेल्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा? राइट एट्रियम में आएगा। तो ये वाला तुम्हारा जो पूरा चार्ट है, दिस इज फॉर सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये बड़ा होता है क्योंकि बॉडी तक जाना है, अलग अलग जगह बांटना है, तो बड़ा एक सर्किट होता है। डबल सर्कुलेशन में यही आएगा। उसके बाद बेटा हार्ट के बारे में दिया हुआ है, हार्ट का साइज कितना होता है? 12 सेंटीमीटर लेंथ है, 9 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है, बिल्कुल हमारे फिस्ट के साइज जितना होता है। ये पूरी हमारी थोरैसिक कैविटी है, तो थोरैसिक कैविटी के सेंटर में हार्ट प्रेजेंट होता है, लंग्स के बीच में। थोरैसिक कैविटी के सेंटर को मीडियास्टिनम बोलते हैं, मीडियास्टिनम। वैसे आया नहीं है इस पर क्वेश्चन, बट जानने में कोई बुराई नहीं है। एंड ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड टिल्टेड होता है, लेफ्ट वाले लंग्स की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड होता है। लेफ्ट वाले लंग की साइड को हम क्या बोलते हैं? कार्डियक नॉच बोलते हैं। कवरिंग पेरिकार्डियम से है, बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड है। ठीक है, जिन बच्चों ने नोट्स नहीं बनाए हुए हैं एक बार भी प्लीज ये वाले नोट्स बना देना, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राइकस्पिड वाल्व राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में है। ठीक है, बाइकस्पिड का दूसरा नाम है मिट्रल वाल्व, ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है। इन दोनों को एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स बोलते हैं। पल्मोनरी सेमीलूनर वाल्व्स क्या होते हैं ये मैं तुमको अभी बताती हूँ। चलो अब हम हार्ट का डायग्राम और हार्ट की सर्कुलेशन के बारे में सीखते हैं। लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। अब देखो पूरी साइकिल सुनना। एक्चुअली लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जो ब्लड जा रहा है वो यहाँ पर बैकफ्लो मार सकता है। जहां जहां बैकफ्लो के चांसेस हैं वहां वाल्व्स होंगे। तो यहाँ पर एक वाल्व है जिसको हम बोलते हैं एओर्टिक सेमीलूनर वाल्व। एओर्टिक सेमीलूनर वाल्व, सेमीलूनर आधे चांद जैसी शेप का होता है बेटा, और एओर्टिक क्योंकि एओर्टा में खुल रहा है।
राइट साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक और सेमीलूनर वाल्व ही लगा हुआ है, बट ये पल्मोनरी सेमीलूनर वाल्व होगा क्योंकि ये पल्मोनरी आर्टरी में खुल रहा है, तो पल्मोनरी सेमीलूनर वाल्व, SLV मतलब सेमीलूनर वाल्व। रिवीजन हो रही है इसलिए शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। अच्छा आगे आ जाओ, कार्डियक साइकिल भी यहीं से समझते हैं। होता क्या है, सबसे पहले हमारी जो कार्डियक साइकिल है वो होती है 0.8 सेकेंड्स की। ये 0.8 सेकेंड कैसे आया बेटा, आप 1 मिनट में 70 से 72 टाइम्स बीट करते हो, आपका हार्ट काम करता है, पंप करता है, हार्ट एक साइकिल रन करता है जिसको कार्डियक साइकिल बोलते हैं। तो अगर आप 60 सेकेंड में 72 बीट्स कर रहे हो तो जो एक बीट है वो कितनी देर में होगी, 60 डिवाइडेड बाय 72 विच इज नियरली 0.8 सेकेंड्स। तो हमारी जो कार्डियक साइकिल है वो 0.8 सेकेंड्स की होती है। इस साइकिल के अंदर देखो होता क्या है, सबसे पहले ब्लड आया हमारे लेफ्ट एट्रियम के अंदर ऑक्सीजन वाला, ठीक है, यहाँ पर ब्लड भरा हुआ है ऑक्सीजनेटेड, और राइट एट्रियम में कौन सा आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक साथ होता है बेटा ये। अब जैसे इसके अंदर ब्लड आया तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स खुल जाएंगे ब्लड के प्रेशर से, ब्लड नीचे जाने की कोशिश कर रहा है तो वाल्व्स खुल जाएंगे, ठीक है। जब वाल्व्स खुल जाएंगे ब्लड नीचे की तरफ जाएगा, नीचे आना शुरू करेगा। यहाँ पर मान लो ब्लड आ गया है, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है। अब सारा ब्लड नहीं आता आराम से, अपने आप सारा ब्लड नहीं आता है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एट्रिया और वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसको हम बोलते हैं एट्रियल सिस्टली। सिस्टली मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। तो एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कितनी देर के लिए होता है, ये 0.1 सेकेंड्स के लिए। जब ये एट्रिया और एट्रिया दोनों लेफ्ट और राइट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसको हम एट्रियल सिस्टली बोलते हैं। सिस्टली मतलब कॉन्ट्रैक्शन, 0.1 सेकेंड्स के लिए हो रहा है। अब इस दौरान ये दोनों वाल्व्स खुले होंगे या बंद होंगे, बेटा खुले होंगे। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड दोनों ही ओपन होंगे ताकि ब्लड आराम से नीचे पहुंच सके, ठीक है, दोनों ही ओपन होंगे। बट इस दौरान ये सेमीलूनर वाल्व्स क्लोज्ड होंगे, तो मैं लिख लेती हूं सेमीलूनर वाल्व्स क्लोज्ड। सारा ब्लड नीचे आ गया, ऊपर वाले चेंबर खाली हो चुके हैं, वेंट्रिकल्स में ब्लड भर गया है और यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भर चुका है। अब ये बाहर जाने की कोशिश करेगा, ये एओर्टा में जाएगा और ये लंग्स के पास जाएगा। अब वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना है, वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन का टाइम है, यहां लिख रही हूं वेंट्रिकुलर सिस्टली। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिस्टली है ना, कॉन्ट्रैक्शन होगा इसका। वेंट्रिकुलर सिस्टली के दौरान होता क्या है, जैसे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ये ब्लड ना ऊपर वाले चेंबर्स में वापस जाने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर तो इसको जाना ही नहीं है, यहाँ पर इसका काम ही नहीं है, इसको तो बॉडी से बाहर जाना है, इसको लंग्स के पास जाना है। तो ये दोनों वाल्व्स बंद हो जाते हैं, तो मैं यहाँ लिख दूं ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स क्लोज। अगर ये ओपन रह गए तो ऊपर वाले चेंबर्स में ब्लड चला जाएगा जिसका कोई मीनिंग नहीं है। फिर उसके बाद सेमीलूनर वाल्व्स तो खुलने चाहिए ना, क्योंकि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहां से ब्लड बाहर जाएगा, बट ब्लड बाहर जाके वापस भी तो आ सकते हैं क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट आप काम करा रहे हो। इस दौरान सेमीलूनर वाल्व्स ओपन हो जाएंगे जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ब्लड बाहर भेजे जा रहे हैं। ये होता है बेटा 0.3 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। अब क्या होगा, बचे हुए 0.4 सेकेंड्स में क्या होगा, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं मस्त, ठीक है। इस दौरान ये वाल्व्स ओपन क्लोज देख लेना। अब ये पिचक गए, चला गया अपनी जगह जगह ब्लड, फिर से बेटा इसके अंदर ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा, यहां ऑक्सीजनेटेड यहां डीऑक्सीजनेटेड। बट ये जो ब्लड फिल हो रहा है ये बिना किसी कॉन्ट्रैक्शन के हो रहा है, यहां पर अभी कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं है ना, इसको रिलैक्स रखेंगे भाई, एक कमरे में ब्लड आ रहा है तो ये रिलैक्स रहेंगे। इसको हम बोलते हैं बेटा जॉइंट डायस्टली। मतलब समझो, डायस्टली का मतलब होता है रिलैक्सेशन। जॉइंट क्यों है, क्योंकि एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों ही इस टाइम पर रिलैक्स पड़े हुए हैं। एट्रिया के अंदर फिर से ब्लड आने शुरू हो गए हैं, नीचे भी ब्लड फिल होना स्टार्ट हो गया है। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन तो जॉइंट डायस्टली के बाद स्टार्ट होगा, 0.4 सेकेंड्स तक एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर फिलिंग हो रही होती है, दोनों फिल हो रहे होते हैं। एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर फिलिंग हो रही है बेटा इस टाइम पर, दोनों टाइम पर ऊपर वाले कमरे में ब्लड आ रहा है, जैसे जैसे ऊपर आ रहा है वैसे वैसे नीचे भी जा रहा है, क्योंकि इसको नीचे ही तो जाना है, ग्रेविटी की तरफ ही तो जाना है। तो इस दौरान बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड तो ओपन होंगे, बट सेमीलूनर वाल्व्स का खुलने का कोई काम नहीं है, तो सेमीलूनर वाल्व्स क्लोज्ड।
अब जो हमारी हार्ट बीट आती है, साउंड आती है, धक धक जो साउंड होती है वो कब आती है? देखो, जैसे ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए, नीचे ब्लड आ गया, वेंट्रिकल्स में भर गया, अब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है। जैसे ये स्टार्ट होता है, पहली हार्ट की साउंड आती है लब। ये कब आती है? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व्स के क्लोज होने की वजह से आती है। हमेशा साउंड जो आएगी ना बेटा, वो क्लोजिंग पर आएगी, ओपन पर कभी साउंड नहीं आती। जो पहली धक साउंड होती है वो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व्स के क्लोज होने पर आती है। वो कब हो रहा है? जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है। जैसे ये क्लोज हो गए, अब ये ब्लड बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है। ये भी बैक मारने की कोशिश करेगा, बट इतने में सेमी लूनर वाल्व्स क्लोज हो जाएंगे। तो जो दूसरी साउंड है डब, वो सेमी लूनर वाल्व्स के क्लोज होने के बाद आती है, जब सेमी लूनर वाल्व्स क्लोज होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों साउंड किस वजह से आई? क्या क्वेश्चन आएगा? वैसे इतने क्वेश्चन इस पे आते नहीं है, बट फिर भी आपके बुक में दिया हुआ है, आपके सिलेबस में, तो आपको पता होना चाहिए। इनके टाइमिंग देख लो, इनके वाल्व्स की सिचुएशन क्या होती है वो देख लो, और लब और डब साउंड कब कब आती है वो देख लो। ठीक है, इतना ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। यहां पर आ जाओ, ये देखो इस टाइम क्या हो रहा है, एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स्ड है। एट्रिया में फिलिंग हो रही है, वेंट्रिकल्स भी फिल हो रहे हैं। एवी वाल्व्स तो ओपन रहेंगे, सेमी लूनर वाल्व्स क्लोज रहेंगे। ये जॉइंट डायस्टली है, एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टली 0.4 सेकंड्स का होता है। फिर एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन, बट वेंट्रिकल्स रिलैक्स करें, डायस्टली मतलब रिलैक्सेशन। अब यहाँ पर ऊपर ब्लड आ रहा है, बट इस दौरान एवी वाल्व्स तो ओपन रहेंगे, सेमी लूनर वाल्व्स अभी भी क्लोज रहेंगे। जब हम एट्रियम रिलैक्सेशन पर आएंगे और सिस्टली पे आएंगे वेंट्रिकल्स की, इस दौरान आपके ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बंद हो जाएंगे। पहली साउंड आती है जिसको हम बोलते हैं लब साउंड। अच्छा, उसके बाद है तुम्हारा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। एक पोर्टल सिस्टम दिया है जिसको हम बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। क्या होता है ये? हिपैटिक का मतलब होता है लिवर, हिपैटिक का मतलब होता है लिवर। और पोर्टल सिस्टम क्या होता है? देखो यहां पर है हमारी स्टमक और नीचे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको हम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट बोलते हैं। यहां पर खाना भी डाइजेस्ट हो गया होगा, तो ब्लड में न्यूट्रिएंट्स आ चुके हैं, और बेटा सेल्स ने अपना कचरा गैस CO2 भी ब्लड के अंदर डाल दिया है। यानी कि इनके सेल्स में, यहां से जो वेन्स निकल रही हैं, उनके ब्लड में खाना भी है और CO2 भी है। CO2 को कहां पहुंचाना है? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और हमारे लंग्स के पास बाहर भेजना है। ठीक है, बट यहां पर जो खाना है उसका क्या करें? अगर हम डायरेक्टली इसको राइट एट्रियम में भेज दें विद द हेल्प ऑफ वेन्स, इंफीरियर वेना कावा अगर इसको लेकर जाए, तो बेटा न्यूट्रिएंट सर्कुलेशन में आ जाएंगे। बट न्यूट्रिएंट्स हमें पहले कहां भेजने हैं? लिवर में भेजने हैं। तो हम क्या करते हैं, या हमारी बॉडी क्या करती है, यहां से एक वेन निकलती है, उसको पता है कि लिवर के खुद के सेल्स भी तो यहाँ राइट एट्रियम में जाने वाले हैं, वेना कावा के थ्रू, इंफीरियर वेना कावा के थ्रू। तो ये क्या करती है, सोचती है कि पहले ना मैं न्यूट्रिएंट्स लिवर को दे देती हूँ, रास्ते में ही पड़ता है, उसके बाद मैं ऊपर चली जाऊंगी। तो यहां से जो वेन्स निकली इसके अंदर जाने के लिए, इसको हम बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन। ये वो वेन्स हैं, देखो ध्यान से सुनो, ये वो वेन्स हैं जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से निकली और लिवर के अंदर गई। ठीक है, हिपैटिक पोर्टल वेन, यहां से कैपिलरीज निकली और फिर से वो कैपिलरीज में ब्रेक हो रही है। लिवर से अब जो वेन निकलेगी, जो वेना कावा के अंदर जाने वाली है, ताकि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जाए, इसको हम बोलते हैं हिपैटिक वेन। हिपैटिक मतलब लिवर, लिवर की वेन। फिर से सुनो, यहां से न्यूट्रिएंट्स अपने को सर्कुलेशन में नहीं पहुंचाने, माना इसके पास CO2 है, वेना कावा में जाना चाहिए, इंफीरियर वाली में राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल एंड CO2 बाहर, बट पहले न्यूट्रिएंट्स को ठिकाने लगाएंगे। न्यूट्रिएंट्स को पहले लिवर के पास भेजेंगे। लिवर के अंदर जो वेन जा रही है उसको हम बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन। बहुत सारी वेन्स निकल रही है, देखो स्टमक से भी निकल रही है, इंटेस्टाइन से भी निकल रही है, और लिवर में ही एंटर कर जाती है सीधा। लिवर में इन्होंने न्यूट्रिएंट्स को दे दिया, ग्लूकोज को इकट्ठा कर लिया गया, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया गया। अब यहां से लिवर से जो वेन निकल रही है वो हिपैटिक वेन है। यानी कि हिपैटिक वेन में CO2 वाला ब्लड तो है, किस किस का? लिवर के खुद के सेल्स का भी है, और इनका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी यही लेकर जाएगी अब ऊपर। इसी को हम हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। इससे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो इन वेन के ऊपर आते हैं कि हिपैटिक पोर्टल वेन कौन सी है जी, जो लिवर में एंटर कर रही है या लिवर से एग्जिट कर रही है। जो लिवर में एंटर कर रही है फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, उसको हिपैटिक पोर्टल वेन बोलेंगे, और जो बाहर निकल रही है ये तो सिंपल है ना, लिवर से जो वेन निकली है उसको हिपैटिक वेन बोल दो।
तो ये था तुम्हारा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ये डायग्राम बहुत खतरनाक दिखता है बट ये इतना है नहीं। यहाँ पे बेटा हमारे लंग्स हैं, ये हमारा हार्ट है, ये हमारा स्टमक है, इंटेस्टाइन है। यहाँ से देखो ये ब्लू कलर की जो एरोस दिखा रहे हैं ये हेपेटिक पोर्टल वेन के हैं, ये देखो हेपेटिक पोर्टल वेन। फिर ये लिवर है, लिवर के अंदर इसका ब्रेकडाउन हुआ कैपिलरीज में, कैपिलरीज फिर से ज्वाइन करके राइट एट्रियम में जा रही है, जो यहां से निकली है वो है हेपेटिक वेन, जो एंटर कर रही थी वो है पोर्टल वेन। जब कैपिलरीज फिर से कैपिलरीज में टूट जाए इसी को पोर्टल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। कैपिलरीज का फिर से कैपिलरीज में ब्रेकडाउन हो, दैट इज पोर्टल सिस्टम। ये बेटा फिर सारा आपको पुरानी लेबलिंग्स दी हुई है, जैसे ये लंग्स है, ये आपका वेना कावा एंटर कर रही है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, तो ये तो तुमको आता ही है। ये वाला है ना हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, बट ये डायग्राम बहुत खतरनाक लगता है, बट वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इट इज नॉट खतरनाक। ब्लड प्रेशर पे आ जाओ। ब्लड प्रेशर क्या होता है? आर्टरीज कभी खाली नहीं है, आर्टरीज में हमेशा ब्लड फ्लो हो रहा है। एक बार तो तब ब्लड जाएगा जब दोनों चेंबर्स के अंदर, चारों चेंबर्स के अंदर ब्लड फिल हो रहा है, तो उस टाइम पे कम प्रेशर है हमारी आर्टरी के ऊपर। व्हाट इज दिस प्रेशर? पहले तो ये समझो, आर्टरी में ब्लड कितना धक्का लगा रहा है, दैट इज योर ब्लड प्रेशर। आर्टरी में ब्लड जा रहा है, ब्लड जिस पाइप में जा रहा है उसके ऊपर प्रेशर लगाएगा, दैट इज योर ब्लड प्रेशर। बट वो दो अलग अलग रीडिंग्स के साथ आता है। एक बार तब जब वेंट्रिकल से रिलैक्स कर रहे हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे हैं, उसके अंदर अभी ब्लड फिल हो रहा है, तो उस टाइम पे कम प्रेशर रिकॉर्ड होता है, विच इज योर, कहाँ लिखा है मैं ही लिख देती हूँ, 80 mmHg। 80 mmHg ये तुम्हारा डायस्टोलिक प्रेशर है, जो कि रिलैक्सेशन के टाइम पर ऑब्जर्व हुआ है। फिर वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया और ब्लड बहुत प्रेशर से एओर्टा में गया। वो जो प्रेशर से जा रहा है, तो प्रेशर से तुम समझ सकते हो कि अब 80 नहीं रहेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, वो हो जाता है 120 mmHg। ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। 120 mmHg जो है वो आपको वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर है, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर मिलेगा, और ये तुमको डायस्टोली के टाइम पर मिलेगा। अपर लिमिट सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg, लोअर लिमिट डायस्टोलिक प्रेशर 60 to 80 mmHg। ये एडल्ट्स के अंदर होता है। अब मान लो किसी का जो ब्लड प्रेशर है ये नॉर्मल नहीं है, 140 पहुंचा हुआ है और लगातार 140 है, या फिर किसी का 90 है, 80 है, 100 है, लगातार इतना ही है, तो बेटा ये दो कंडीशंस को जन्म देता है। लगातार अगर किसी का हाई बीपी है तो उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। ये देखो 140 90 अगर आ गया, और अगर किसी का 140 90 नहीं होगा, यहाँ पर 110 कर लो लगभग, ठीक है। तो अगर 110 90 है लगातार, तो दिस इज लो ब्लड प्रेशर विच इज हाइपोटेंशन। एक डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, जो कि ब्लड प्रेशर को मेजर करता है, तुमने देखा भी होगा बेटा, ठीक है। उसके बाद हमारा है लिम्फ का टॉपिक। तो लिम्फ तुमको पता है क्या होता है, लिम्फ इज द फ्लूइड जो कि बेसिकली लिम्फोसाइट्स को कैरी कर रहा है। लिम्फोसाइट्स के साथ साथ इसके अंदर वाटर है, इसके अंदर थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स भी चले जाते हैं, इसके अंदर मिनरल्स हैं, आयंस हैं, स्मॉल प्रोटीन्स हैं, बड़ी चीजें नहीं होंगी। सो सम टिश्यू फ्लूइड गेट्स रीअब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड वेसल्स बट विच कैन नॉट एंटर, वो जो फिर से एंटर नहीं करता, वो एक पतली पतली चैनल्स में एंटर कर जाता है, जिसको हम लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं, और फ्लूइड का नाम है लिम्फ। lymphatic vessels जो है on the way drain lymph channels arise and pour lymph into the major anterior veins। lymph अलग से एक चेक सिस्टम निकला और फिर से बेटा lymph वेन के अंदर ही एंटर कर जाता है। जैसे हम इस डायग्राम में थे, इस डायग्राम पे आओ, इस वाले डायग्राम पे आओ। अब ये lymph कहाँ जाएगा? ये लिम्फ यहाँ पर फॉर्म हुआ, जगह जगह लिम्फ नोड्स बने हुए हैं। अब ये लिम्फ नोड्स अलग से कहीं नहीं फ्लो कर रहे हैं, ये लिम्फ नोड से जो लिम्फेटिक वेसल निकली वो बेटा आगे जाकर वेन में ही ज्वाइन हो जाएगी, वेन में ही खुल जाएगी। तो लिम्फ वापस आकर वेन में ही एंटर कर जाता है, वापस सर्कुलेशन में आ जाता है। अलग से देखो यहाँ पर एक चैनल बना और फिर से वेन में खुल गया। पर्पस क्या था इसका? पर्पस ये था कि बीच में जो लिम्फ नोड्स हैं वो एक चेक पॉइंट है। जैसे बेटा पुलिस के चेक पॉइंट नहीं बने होते जगह जगह, वो चेक करते हैं हमारी गाड़ी की डिक्की, हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी नहीं, हमारे पास कोई हथियार तो नहीं है, ऐसी ऐसी चीज़ें, राइट। तो मेट्रो में चेकिंग होती है, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, तो वो चेक सिस्टम है कि भाई कोई बैक्टीरिया है तो उसको यहीं मार देंगे क्योंकि हमारे पास बी और टी लिम्फोसाइट्स हैं, तो यहीं पर इनका खात्मा कर दो, और जैसे ही वो मर गए तो उसको सर्कुलेशन में डाल दो फिर से वेन्स में। सो दिस इज हाउ लिम्फ इज फॉर्म्ड। अब इसका फंक्शन क्या हो गया? एक तो बेटा ये हमारी बॉडी के अंदर
डिफेंस करता है ना, यानी कि लड़ाई करता है। दूसरा न्यूट्रिटिव फंक्शन क्या है, क्योंकि इसके अंदर भी न्यूट्रिएंट्स आ चुके हैं तो न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट भी कर देगा। ड्रेनेज, यानी कि ये एक ड्रेनेज सिस्टम बना रहा है पूरा बॉडी के अंदर, ठीक है। देन एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन क्या है, ये एब्जॉर्प्शन के बारे में बताती हूँ। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, उसके अंदर खाना डाइजेस्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में टूट गए, फैट फैटी एसिड्स में टूट गए और प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में टूट गए। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन हुआ है ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स, वो तो बेटा विलाई के अंदर जो ब्लड वेसल्स जा रही हैं उसके अंदर बैठ जाएगा, बट जो फैटी एसिड्स है वो फैटी एसिड एक अलग से लिम्फेटिक वेसल के अंदर एंटर करते हैं। जैसे मान लो कि तुमको एयरपोर्ट पे लेने तुम्हारा कोई स्पेशल दोस्त आया है और वो सिर्फ तुमको लेकर जाएगा, तो सेम तरीके से यहाँ पर जो फैट्स का ब्रेकडाउन हुआ है इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड्स, उसको स्पेशली रिसीव करने के लिए एक लिम्फेटिक वेसल आती है जिसको हम लेक्टील्स बोलते हैं। ये व्हाइट कलर की होती है, ठीक है, तभी जैसे लेक्टोज जो मिल्क के अंदर प्रोटीन होता है वहीं से इसका नाम आया लेक्टील। तो लेक्टील फैटी एसिड्स को एब्जॉर्ब कर रही है और किसी चीज को नहीं कर रही, तभी इसका नाम है एब्जॉर्प्शन। तो लेक्टील एब्जॉर्ब्स फैटी एसिड्स, ये एक तरीके की लिम्फेटिक वेसल का नाम है, ये एक स्पेशल लिम्फेटिक वेसल है, ठीक है। उसके बाद लिम्फ नोड्स क्या करते हैं, देखो क्या कह रहे हैं, लिम्फ नोड्स टेंड टू लोकलाइज द इंफेक्शन एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम स्प्रेडिंग टू द होल बॉडी। लिम्फ नोड्स जो बीच बीच में चेक पॉइंट्स है वो वहीं पर बैक्टीरिया या जर्म्स को रोक लेते हैं, इन्फेक्शन को रोक लेते हैं और वहीं पर उनको मार देते हैं। हमारे जो टॉन्सिल्स होते हैं यहाँ गले के अंदर, वो भी एक लिम्फ नोड का एग्जाम्पल है। बहुत सारे लिम्फ नोड्स होते हैं, तुमको सिर्फ एक एग्जाम्पल पता होना चाहिए, दैट इज टॉन्सिल्स, जो हमारे यहाँ नेक में होते हैं। टॉन्सिल्स ऑन द साइड ऑफ द नेक आर लिम्फ ग्लैंड्स। देन सेल्यूलर पार्ट क्या है, ये कंपोजिशन है बेटा लिम्फ का। लिम्फ के अंदर अगर सेल्स की बात करें तो व्हाइट ब्लड सेल का लिम्फोसाइट होता है इसके अंदर, और वाटर 94% है। बाकी बची हुई चीजों में, सॉलिड चीजों में क्या आ जाएगा, प्रोटीन्स आ जाएंगे, छोटे छोटे स्मॉल प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि न्यूट्रिएंट्स आ गए, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज जो लिम्फोसाइट्स ने बनाई होंगी वो भी इसके अंदर घूमती रहती हैं। स्प्लीन की बात करते हैं, फाइनली हम स्प्लीन पर आ गए हैं। स्प्लीन इज ऑल्सो अ लिम्फेटिक ऑर्गन। स्प्लीन इज ऑल्सो वेरी मल्टीटास्किंग। इट इज अ ब्लड रिजर्वायर, ये ब्लड को स्टोर करता है। जब भी हमें बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो जाती है तो ये ब्लड भेज सकता है। स्प्लीन रिलीजेस स्टोर्ड ब्लड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये लिम्फोसाइट्स को बनाता है, यहां भी बेटा लिम्फोसाइट्स बनते हैं क्योंकि एक लिम्फेटिक ग्लैंड है। जो पुराने रेड ब्लड सेल्स है वो यहाँ जाकर मर जाते हैं, इसीलिए हम इसको ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। बट जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन है, जब बोन्स बनी ही नहीं है, रेड बोन मैरो है ही नहीं, तो उस कंडीशन में स्प्लीन का काम होता है रेड ब्लड सेल्स को बनाना। स्प्लीन स्टमक के साइड में, देखो स्टमक के इनफैक्ट पीछे की तरफ होता है, इस तरीके से एक ऑर्गन है जिसको हम स्प्लीन बोलते हैं, ठीक है। सो हियर योर चैप्टर एंड्स। ये सारे हाइलाइट्स है इस चैप्टर के। यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो तुम्हारा पिछले साल के 2025 के स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन है। जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स हैं वो खुले रहेंगे या बंद रहेंगे? क्या बोल रहा है वो, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ब्लड ऊपर नहीं जाना चाहिए ना बिल्कुल भी। अब यहाँ वाले जो दरवाजे हैं वो बंद रहने चाहिए, यानी कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज रहना चाहिए। बट बाहर जाना है तो सेमीलूनर वाल्व्स तो खुले रहेंगे ना, तो सेमीलूनर वाल्व्स ओपन रहेंगे। सो आंसर इज क्लोज, ओपन, पी एंड क्यू। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, RBCs do not have certain organelles but they are very efficient in their function. Why? RBCs के पास ऑर्गेनील ना होते हुए भी बहुत बढ़िया काम करते हैं। न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है तो सरफेस एरिया इसका ज्यादा हो गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है तो ये फ्लेक्सिबल हो गया, और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है ताकि ये खुद ऑक्सीजन यूज ना कर सके। सो ये चीजें इसको एफिशिएंट बनाती हैं अपना काम करने के लिए। हम चाहते हैं सारी सेल ऑर्गेनील्स निकाल दो, इसको भर दो हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन जितना ज्यादा होगा उतना बढ़िया ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आएगा और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा। फ्लो चार्ट बनाना है डिपिक्टिंग द पाथवे ऑफ ब्लड कोगुलेशन इन ह्यूमंस। ब्लड कोगुलेशन वाला पूरा चार्ट लिखना है बेटा, जो हमने वो ब्लड क्लॉटिंग वाला पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद डिफाइन फाइब्रिनोजेन। इट इज अ clotting factor. It is a clotting factor. It gets activated into fibrin for forming the clot at the injury, और fibrinogen is soluble in blood. Remember this, blood में soluble होता है, ठीक है। आगे आओ,
ये बेटा वो चार्ट है जो तुमको एक्सप्लेन करना था, ठीक है। सो दिस whole chapter is important and the highlights you have just studied are very very important. उसके बाद भी कुछ doubts हो तो comments में डाल देना, उसको मैं next class में या next lecture में cater कर लूंगी. I hope आपको समझ आया होगा, जो बच्चे बैच में पढ़ रहे हैं उनको समझ आ गया होगा, बट जो बच्चे शायद पहली बार देख रहे होंगे उनको अगर कुछ भी समझ आया हो तो ज़रूर कमेंट्स में ऑरेंज वाले हार्ट्स ड्रॉप करना. मैं जल्दी ही मिलूंगी आपको नई वीडियो के साथ. मुझे पता है तुम पूरी ह्यूमन एनाटॉमी जल्दी से ख़त्म करना चाहते हो, तो बेटा आपको पता है कि हम धीरे धीरे सारे लेक्चर्स आ रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स के, तो हो जाएगा, डोंट वरी. बहुत पहले ही तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले पूरा टाइम मिलेगा रिवीजन का. कहीं नहीं जा रही हूँ मैं, कहीं नहीं जा रहे हैं हम, सब यहाँ पर पढ़ाएंगे तुमको मिलकर, एग्जाम के आखिरी दिन पढ़ाएंगे. तो थोड़ी टेंशन कम लो, जितना कराया जा रहा है उसको पक्का 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 करके रिवाइज करते जाओ, ठीक है. चलो बाय बाय बच्चा पार्टी, टेक केयर.